TLN दिव्य हथियार स्वर्गीय साम्राज्य या शेन बिंग तियान साम्राज्य शे बिंग तियानगोंग। अधेड़ उम्र की महिला धीरे धीरे चेन जियांग की ओर बढ़ रही थी। उसके हर एक कदम के साथ चेन जियांग पर दबाव बहुत बढ़ गया था। हालांकि वह उसकी खूबसूरती से कुछ हद तक हैरान था, लेकिन अब वह भावना पूरी तरह से दूर हो गई थी। उसकी त्वचा पर ठंडा पसीना आ गया और उसके अंग कमजोर हो गए और उसका शरीर अकड़ गया। ऐसा लग रहा था जैसे उसने अपनी सारी ताकत खो दी हो और हिलने डुलने में असमर्थ हो गया हो। जैसे ही उस महिला की फीनिक्स जैसी आंखें उस पर पड़ी, चेन जियांग को लगा जैसे वह उसके सामने नंगा हो गया हो। ऐसा लग रहा था जैसे वह उसे देख सकती थी, उसका दिल, उसकी इच्छाएं, उसकी क्षमताएं। चेन जियांग को जल्दी ही एहसास हो गया कि यह एक बहुत ही दुर्जय और सक्षम महिला थी। उसे लगा कि उसे जल्दी से काम करने की ज़रूरत है, इसलिए उसने अपने दिमाग को शांत किया और ताई ची दिव्य व्यायाम का संचालन किया और जल्दी से अपनी आभा को ढक लिया, इसे अपनी यिन और यांग दिव्य नसों के भीतर छिपा दिया। वह सू मेयाओ और बाई यूयू के आदेशों का पालन करना चाहता था और यह सुनिश्चित करना चाहता था कि किसी को भी उसके पास क्या है या क्या कर सकता है, इसके बारे में कुछ भी पता न चले। हालांकि इसे वर्णन करने में काफ़ी समय लगा, लेकिन ये सब एक पल में हो गया। जैसे ही दोनों ने आखिरकार चेन जियांग के कमरे में प्रवेश किया, फीनिक्स आंखों वाली महिला की भौहें सिकुड़ गईं और उसकी आंखों में आश्चर्य की झलक दिखाई दी। अंदर जाने पर उसने देखा कि चेन जियांग शांत था और उसे किसी अन्य महिला की तरह देख रहा था। फीनिक्स आंखों वाली महिला हमेशा अपनी सुंदरता और शालीनता के बारे में जागरूक थी। वह जानती थी कि वह जो शक्ति दिखाती है, वह उसकी सुंदरता को और निखारती है, और इसके विपरीत वह इसके बारे में आश्वस्त और गर्वित भी थी। कोई भी जोरदार और स्वस्थ किशोर तुरंत उसके आकर्षण और मोह से मोहित हो जाता, या कम से कम उसकी उपस्थिति से प्रभावित होता। फिर भी चेन जियांग को देखने के बाद उसकी अपनी सुंदरता के बारे में अनिश्चितता की एक कली उसके दिल में गहराई से रोप गई। जियानिक्सियन, यहाँ आपकी मंगेतर वास्तव में सक्षम है। याओ परिवार के उस तारांकन हेड जीनियस से कहीं बेहतर, मध्यम आयु वर्ग की महिला की आवाज़ नर्म थी। यह एक राजसी और आज्ञाकारी स्वर था। ये देखा जा सकता था कि महिला आदेश देने की आदी थी और स्पष्ट रूप से उन आदेशों का पालन करने की अपेक्षा करती थी। चेन जियांग ने कोई समय बर्बाद नहीं किया, उसने तुरंत अपने हाथों को सलामी में जोड़ा और कहा, जूनियर चेन जियांग सीनियर को बधाई देता है। क्या मैं पूछ सकता हूं कि क्या ये सीनियर जू है जियानजियान के गुरु? महिला ने जवाब में मुस्कुराया। वह उस आकर्षक मुस्कान के जवाब में एक भी शब्द नहीं बोल पाया, जो किसी भी आदमी की आत्मा को जकड़ सकती है। चेन जियांग को जल्दी ही एहसास हो गया कि वह घबरा गया था, लेकिन इतने सारे अलग अलग तरह के लोगों को देखने और उनसे मिलने के बाद वह मुश्किल से अपना मन शांत रख पा रहा था। चेन जियांग भी अपने आत्मनियंत्रण की शक्ति से चौंक गया था। हाँ, आप निश्चिंत हो सकते हैं और अपनी छोटी पत्नी को मेरे पास छोड़ सकते हैं, मध्यम आयु वर्ग की महिला की आवाज़ कोमल थी। पहले के विपरीत आज्ञाकारी स्वर गायब हो गया था और उसकी जगह कोमलता ने ले ली थी। जू जियानिक्सियन ने राहत की सांस ली। उसे इस बात की चिंता थी कि उसके मालिक और मंगेतर एक दूसरे के बारे में कैसा महसूस करेंगे। हालांकि ये जानते हुए कि वह और चेन जियांग जल्द ही अलग होने वाले हैं, उसके दिल में एक भारी और कड़वी उदासी छा गई। व्याकुलता में अपने होठों को काटते हुए जू जियानिक्सियन ने जड़ी बूटियों का एक पैकेट निकाला और चेन जियांग को सौंप दिया। मुझे मालिक के साथ जाना होगा, लेकिन आपको जल्दी से आकर मेरी तलाश करनी होगी, जू ने बड़बड़ाया जियानिक्सियन झुकते हुए। चेन जियांग को उम्मीद नहीं थी कि उनका साथ इतना कम समय तक चलेगा। उसका दिल भी निराशा से भर गया था। उसने अपनी होने वाली पत्नी के चेहरे को सहलाया और कहा, खुश रहो, हम निश्चित रूप से साथ रहेंगे। मैं तुम्हें फिर से पालूंगा। जू जियानिक्सियन के गुरु ने बड़बड़ाते हुए कहा, बेटा, बेहतर होगा कि तुम नश्वर मार्शल क्षेत्र के 9वें स्तर से ऊपर की ताकत हासिल करो, इससे पहले कि तुम उन मार्शल संप्रदायों की तलाश में निकलो। तुम कहते हो कि तुम जियानिक्सियन की तलाश करना चाहते हो, तो तुम्हें पहले मेरे बारे में तलाश शुरू करनी चाहिए। आखिरकार मेरे बारे में जानकारी प्राप्त करना बहुत मुश्किल नहीं होना चाहिए। एक बार जब ये हो जाता है और तुम मुझे खोजने में कामयाब हो जाते हो, तो तुम उसे फिर से देख पाओगे। इसके बाद महिला जू की ओर मुड़ी, शियान शियान, छोटी बच्ची, चलो। वह बदमाश तुम्हारी कल्पना से भी अधिक भयानक है, उसकी चिंता मत करो, यह ऊर्जा की बर्बादी है। महिला के जाने से पहले चेन जियांग और जू जियानिक्सियन ने एक दूसरे को गले लगा लिया। फीनिक्स आंखों वाली महिला ने फिर जू को ले लिया। चेन जियांग ने उन्हें आसमान में उड़ते हुए देखा, जैसे वे क्षितिज की ओर उड़ रहे थे, और कुछ ही सेकंड में गायब हो गए। जब चेन जियांग को यकीन हो गया कि अधेड़ उम्र की महिला चली गई है, तो उसने नाक से कहा, हूफ। गहरा और रहस्यमय होने का दिखावा करना। मुझे कोई जानकारी नहीं देना और फिर मुझे ये कहने की हिम्मत करना कि मैं जाकर उसकी जांच करूं। लानत है, कम से कम मुझे अपना नाम तो बताओ। वह महिला बहुत मजबूत है। उसे दिव्य हथियार स्वर्गीय साम्राज्य की महारानी के रूप में जाना जाता है। यह अच्छी तरह से ज्ञात है कि वर्मिलियन बर्ड का दिव्य हथियार 4 जानवरों के दिव्य हथियारों में से एक उसके हाथों में है।
उसे अपनी छोटी पत्नी को प्रशिक्षु के रूप में प्राप्त करना एक भाग्यशाली अवसर है, सू मेयाओ ने कहा। दिव्य हथियार स्वर्गीय साम्राज्य। चेन जियांग ने उनके बारे में कभी नहीं सुना था। जैसे ही वह इस मामले के बारे में और पूछने वाला था, बाई यूयू ने विचार को बाधित कर दिया, वह महिला बहुत दुर्जय है और हमारे जैसी ही शक्ति रखती है। वह आखिरकार चेनवू मुख्य भूमि में 8 प्रमुख धर्मी संप्रदायों के डीन में से एक है। यह अपेक्षित है। हालांकि मुझे उम्मीद नहीं थी कि वह वास्तव में एक प्रशिक्षु को स्वीकार करने के लिए यहाँ आएगी। चेन जियांग को याद आया कि सू मेयाओ और बाई यूयू ने पहले चेनवू मुख्य भूमि का उल्लेख किया था। यह नश्वर मार्शल दुनिया के कई बड़े भूभागों में से एक था। इसके अंदर 8 धार्मिक संप्रदाय थे, जिनमें से प्रत्येक के अपने डीन थे जो उस क्षेत्र के शासक थे जिस पर वे कब्जा करते थे। वे संप्रदाय शक्ति के शिखर पर थे और नश्वर सैन्य क्षेत्र के स्तंभ थे। लेकिन बाद में दुर्जय हथियारों को परिष्कृत करने के अपने कौशल पर भरोसा करके ये राष्ट्र में विकसित हुआ। वह महिला अभी उनकी महारानी है, सू मेयाओ ने कहा। चेन जियांग ये जानकर खुश था कि जू शियानिक्सियन के शिक्षक इतने दुर्जय व्यक्ति थे। वह अधिक सहज महसूस करता था। हालांकि चेन जियांग को जू के साथ कुछ हद तक खोया हुआ महसूस हुआ। जियानिक्सियन चला गया, उसने खुद को आश्वस्त किया था कि यह उसके लिए सबसे अच्छा था। जड़ी बूटियों के 6 सेट ले रहा है कि जू जियानिक्सियन ने उसे जो दिया था वह और अधिक बपतिस्मा देने वाले मज्जा दान को परिष्कृत करना जारी रखा। 3 दिन बीत गए। इस समय तक चेन जियांग ने बपतिस्मा देने वाले मज्जा दान को 4 बार सफलतापूर्वक परिष्कृत किया था और केवल एक बार असफल रहा था। वह समग्र परिणामों से संतुष्ट था और आज चेन परिवार के कुलपति भोज की शुरुआत थी। कई परिवारों को आमंत्रित किया गया था और प्रत्येक ने अपना प्रतिनिधित्व करने के लिए किसी को भेजा था। प्रत्येक प्रतिभागी चेन जियांग और याओ त्यानहुआ के बीच प्रतियोगिता का बेसब्री से इंतजार कर रहा था। चेन परिवार के भोज में कई अलग अलग परिवार एक साथ आए थे। ये लोग सिर्फ खाने के लिए नहीं बल्कि प्रतियोगिता के लिए आए थे। जूनियर सदस्यों के बीच प्रतिस्पर्धा की भावना उत्साह से उबल रही थी। रात में एक बड़े मैदान में भोज का आयोजन किया गया था। कई मेहमान चहल पहल से भरे हुए थे। कुछ लोग वाइन पी रहे थे जबकि अन्य लोग मेनू से ऑर्डर कर रहे थे। पूरा भोजन अनुभव समृद्ध और जीवंत था। कई अन्य परिवारों से कुछ कुलपति आए, लेकिन ज्यादातर नहीं आए क्योंकि उनके और चेन परिवार के बीच संबंध बहुत खराब थे। उन्होंने अपने स्थान पर अपने प्रतिनिधि भेजे। केवल वे कुलपति ही शामिल हुए जो अभी भी चेन परिवार के साथ अच्छे संबंध में थे। चेन फैमिली विला के विस्तृत मैदान के अंदर दक्षिणी मार्शल साम्राज्य के विभिन्न मार्शल आर्ट परिवारों की जूनियर पीढ़ियों के कई सदस्य एकत्र हुए थे। हालांकि उनके बीच ये मुकाबले भव्य और तीव्र होने वाले थे, लेकिन भीड़ का अधिकांश ध्यान एक विशेष मैच पर था जो चेन जियांग और याओ त्यानहुआ के बीच था। चेन जियांग द्वारा क्वेंचिंग बॉडी डैन को परिष्कृत करने की खबर फैल गई थी। इसके अलावा आज रात याओ त्यानहुआ के साथ कीमिया प्रतियोगिता की तारीख थी। 2 प्रतिभागियों के कौशल के बारे में जानने के बाद एक बड़ा सट्टा पूल था जिसने इस प्रतियोगिता पर ध्यान और भी अधिक बढ़ा दिया। जब भोज रात के लगभग आधे समय तक चला तो मेहमानों में से एक शांत नहीं बैठ सका और चिल्लाया, कुलपति चेन, आपके बेटे और याओ परिवार के बीच कीमिया प्रतियोगिता किस समय शुरू होगी? हम सभी लंबे समय से धैर्यपूर्वक इंतजार कर रहे हैं। दिन के अंत में उन दोनों के बीच की प्रतियोगिता आज रात किसी भी चीज़ से कहीं अधिक दिलचस्प है। मूल रूप से मैंने पहले मार्शल आर्ट प्रतियोगिताओं से शुरुआत करने की योजना बनाई थी ताकि कुछ उत्साह जोड़ा जा सके और साथ ही सभी का मूड भी अच्छा हो सके। हालांकि ये देखते हुए कि सभी ने इतने लंबे समय तक इंतजार किया है, चलो अभी शुरू करते हैं। 2 युवकों को अपनी प्रतियोगिता शुरू करने दें। चेन त्यानहु की आवाज़ पूरे मैदान में गूंज उठी और अचानक सब कुछ शांत हो गया। प्रांगण के बीच में कुछ बूढ़े लोग एक बड़ा ऊंचा मंच बना रहे थे। जब मंच का निर्माण लगभग पूरा होने वाला था, चेन जियांग वहां आ पहुंचा। उसने काले रंग की चड्डी पहनी हुई थी जो बहुमुखी चाल के लिए एक सरल पोशाक थी। हालांकि चेन जियांग की तुलना में याओ त्यानहुआ बस ध्यान आकर्षित करने वाला था। उसकी शानदार पोशाक सोने की आभा से चमक रही थी और उसकी कमर पर तलवार म्यान में थी जिसकी मूठ रत्न जड़े हुए थे। याओ त्यानहुआ स्वर्ग के पुत्र की तरह लग रहा था। उसकी मुद्रा, पोशाक और व्यवहार सभी में अहंकार व्याप्त था। यहाँ तक कि उसके चेहरे पर अभिव्यक्ति भी दबंग थी और कई लोगों को असहज या दुखी भी करती थी। याओ त्यानहुआ, क्या आपको हमारी मौजूदा बाजी पसंद है? इतनी बड़ी प्रतियोगिता के लिए उन्हें क्यों नहीं बढ़ाया जाए? चेन जियांग ने शांत भाव से कहा। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपकी शर्त क्या है, मेरा याओ परिवार इसका मुकाबला करने में सक्षम है, याओ त्यानहुआ ने कहा। उसकी आवाज़ सपाट और ठंडी थी। हाँ, मैं सिर्फ अपनी तरफ से शर्त लगा रहा हूँ, पूरे चेन परिवार की तरफ से नहीं। मुझे उम्मीद नहीं थी कि एक युवा और प्रतिष्ठित कीमियागर के रूप में मेरी शर्त से मेल खाने के लिए आपको अपने पूरे परिवार पर निर्भर रहना पड़ेगा, चेन जियांग ने मुस्कुराते हुए कहा। याओ त्यानहुआ के चेहरे पर भाव विकृत हो गए। वह जानता था कि अपने परिवार के समर्थन के बिना वह 1000 साल की रक्तात्मा घास की शर्त को पूरा करने में असमर्थ होगा।
चेन परिवार के युवा मास्टर, कृपया ऐसी बकवास न करें। तियानहुआ इस प्रतियोगिता में पूरे याओ परिवार का प्रतिनिधित्व कर रहा है, इसलिए उनका समर्थन प्राप्त करना कोई बड़ी बात नहीं है। आप स्वयं हैं, और वह स्वयं है, एक बूढ़े व्यक्ति ने तुरंत अधीर स्वर में कहा। वह याओ परिवार का बुजुर्ग था जो याओ तियानहुआ के साथ आया था। चेन जियांग ने अपना 1000 साल का रक्त आत्मा घास निकाला और कहा, यह 1000 साल का रक्त आत्मा घास है। चेन जियांग के पास 1000 साल की रक्त आत्मा घास होने के बारे में सभी ने बहुत पहले ही सुना था, लेकिन अब जब ये सबके सामने पेश किया गया तो वे निश्चित रूप से आश्चर्यचकित थे। आखिरकार यह एक विश्व प्रसिद्ध दुर्लभ जड़ी बूटी थी। बेशक अगर मैं इसे केवल शर्त के लिए उपयोग करता हूं तो शायद याओ परिवार मुझे नीची नज़र से देखेगा, इसलिए मैं नरक आत्मा घास का एक आधा हिस्सा भी जोड़ूंगा। चेन जियांग के हाथ में नरक आत्मा घास का आधा हिस्सा दिखाई दिया। हालांकि एक आधा सू में याओ और बाई यूयू द्वारा खाया गया था, शेष आधा अभी भी बहुत कीमती था। इस बार कई बूढ़े लोग हताश होकर मंच पर कूद पड़े, जबकि चेन तियानहु और कई चेन परिवार के बुजुर्ग भी मंच पर चढ़ गए। आखिरकार नर्क स्पिरिट ग्रास एक पौराणिक आत्मा जड़ी बूटी थी। अचानक पूरे मैदान में सन्नाटा छा गया और हर कोई काली नर्क आत्मा घास को देख सकता था, लेकिन वे बस इस पर विश्वास नहीं कर रहे थे, इसलिए वे सभी बूढ़े लोग जो नर्क आत्मा घास के बारे में जानते थे वे इसे सत्यापित करने के लिए कूद पड़े। यहाँ तक कि याओ परिवार के बुजुर्ग भी नर्क आत्मा घास को देखने के लिए आए। हाँ, यह एक नर्क आत्मा घास है, आत्मा डैन हॉल के भगवान ने जोर से कहा। उनकी आवाज़ में अवर्णनीय ईर्ष्या और जलन थी, जबकि बूढ़ी आंखों की जोड़ी ने चेन जियांग के हाथों में नर्क आत्मा घास के काले आधे हिस्से को घबराहट से देखा। प्रमाणित मैदान में अचानक चीख पुकार मच गई और हर कोई चेन जियांग के बारे में बात कर रहा था कि वह शर्त के रूप में नरक आत्मा घास और 1000 साल के रक्त आत्मा घास का आधा हिस्सा निकाल रहा है। ये शर्त बहुत बड़ी थी और ऐसी चीज़ थी जिसे कोई भी साधारण परिवार बर्दाश्त नहीं कर सकता था। आप क्या शर्त लगाने जा रहे हैं? चेन जियांग ने याओ तियानहुआ और एल्डर को देखा। याओ तियानहुआ और एल्डर का रंग रूप अच्छा नहीं लग रहा था, और जो कोई भी कीमिया में कुशल था वह जानता होगा कि नर्क स्पिरिट ग्रास एक गहन स्तर की स्पिरिट जड़ी बूटी थी। स्पिरिट लेवल स्पिरिट जड़ी बूटियां पहले से ही बहुत दुर्लभ थीं और गहन स्तर और भी अधिक दुर्लभ था, इसलिए वे इसका मूल्य जानते थे। 1000 साल का जानवर दान और एक 1000 शिराफल। आप क्या सोचते हैं? बुजुर्ग ने कहा। 1000 साल से ज्यादा समय तक जीवित रहने वाले जंगली जानवर की मृत्यु के बाद ही उसके पीछे एक डैन रह जाता है जो उसके युवानुसार से जम जाता है। ये डैन 1000 साल का जानवर डैन है। अगर इस डैन का इस्तेमाल शोधन प्रक्रिया में किया जाता तो यह बहुत बड़ी मदद करता। 1000 शिरा वाला फल भी बहुत कीमती था। यह एक गहन स्तर की आत्मा जड़ी बूटी थी और जाहिर तौर पर हर 1000 साल में एक बार ही उगती थी। इसके अलावा फल के छिलके पर 1000 शिराएं थीं और यह फाउंडेशन बिल्डिंग डैन को परिष्कृत करने में एक महत्वपूर्ण घटक था। याओ परिवार के दांव भी उतने ही आश्चर्यजनक थे, जिसने एक बार फिर पूरी भीड़ को आश्चर्यचकित कर दिया। जो भी जीतेगा उसे निश्चित रूप से बहुत बड़ा मुनाफा मिलेगा। अच्छा, सहमत? चेन जियांग ने कहा। नियमों के संबंध में अधिकांश कीमिया प्रतियोगिताओं में जो भी सबसे अच्छा डैन को परिष्कृत करने में सबसे तेज गति रखता है वह जीत जाएगा। डैन की गुणवत्ता का अंदाजा वहां मौजूद हर व्यक्ति द्वारा लगाया जा सकता है, याओ परिवार के बुजुर्ग ने कहा। चेन जियांग के पास इस मामले में कोई राय नहीं थी। चेन तियानहु ने अपने बेटे के कंधों को थपथपाकर उसका हौसला बढ़ाया। चेन जियांग और याओ तियानहु ने अपनी अपनी कीमिया भट्टियां निकाली ताकि कुछ बड़ों को जांच करने का मौका मिले, ताकि प्रतियोगिता में किसी भी तरह की धोखाधड़ी से बचा जा सके। परीक्षा के बाद वे सभी उच्च मंच से चले गए और प्रतियोगिता की शुरुआत की घोषणा की। चेन जियांग ने जल्दी से जड़ी बूटियां निकाली और उन्हें कीमिया भट्टी के अंदर रख दिया। याओ तियानहुआ स्पष्ट रूप से नहीं देख पा रहा था कि चेन जियांग ने कौन सी जड़ी बूटियां रखी हैं, और अपने दिल में वह कुछ हद तक दुखी था क्योंकि वह ये नहीं बता पा रहा था कि चेन जियांग किस डैन को परिष्कृत कर रहा था। फिर भी याओ तियानहुआ को अपनी जीत पर भरोसा था क्योंकि याओ परिवार के सदस्य होने के कारण वह बहुत उच्च श्रेणी की सामग्री प्राप्त कर सकता था। उसके विचार में समान स्तर का डैन बनाते समय उससे बेहतर गुणवत्ता वाला डैन कोई और नहीं बना सकता था। तियानहुआ की कीमिया भट्टी से चमकती सुनहरी रोशनी को देखकर चेन जियांग का दिल ईर्ष्या से जल रहा था। उसकी बेचारी कीमिया भट्टी बहुत ही घटिया थी और कई लोगों ने उसकी भट्टी को देखकर ही मान लिया था कि वह हार जाएगा। ऐसी भट्टी से कीमिया करना एक मजाक है। ये हमारे परिवार में सूप पकाने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली तिपाई भट्टी से भी घटिया है, एक किशोर हंसा। ये कथन सुनते ही अन्य लोग भी हंस पड़े। केवल अच्छे कीमिया ज्ञान वाले लोग ही जानते थे कि कीमिया भट्टी से नहीं बल्कि शोधन प्रक्रिया करने वाले व्यक्ति से निर्धारित होती है। अगर यह कीमिया ग्रैंड मास्टर था तो कीमिया भट्टी के बिना भी वे कीमिया कर सकते थे और सफलतापूर्वक डैंस को परिष्कृत कर सकते थे। जब चेन जियांग बपतिस्मा देने वाले मज्जा दान को परिष्कृत कर रहा था तो वह याओ तियानहुआ को भी देख रहा था, क्योंकि वह अपनी आत्मा जड़ी बूटियों को भट्टी में डाल रहा था।
जड़ी बूटियों को देखकर ही उसने निर्धारित किया था कि याओ त्यानहुआ एक निम्न श्रेणी के नश्वर स्तर के दान को परिष्कृत करने की कोशिश कर रहा था, जिसे आत्मा युआन दान कहा जाता है, जो साधना के दौरान बढ़ावा देता था। इसे सबसे महंगा निम्न श्रेणी का नश्वर स्तर का दान कहा जा सकता है और इसका शोधन काफी कठिन था। कीमिया प्रतियोगिताओं में इस दान को परिष्कृत करना कई लोगों के लिए आम बात थी। ये कीमियागरों के लिए यह निर्धारित करने का भी एक परीक्षण था कि उन्होंने कीमिया की मूल बातें कितनी अच्छी तरह समझी हैं। चेन जियांग ने बहुत पहले ही उस डैन को परिष्कृत करने का अभ्यास किया था। हालांकि शोधन की लागत बहुत अधिक थी और बपतिस्मा देने वाले मज्जा डैन की तुलना में ये केवल थोड़ा सस्ता था। इसलिए चेन जियांग के लिए उस डैन को परिष्कृत करना ज़्यादा समझदारी नहीं थी। परिणाम का इंतजार करना काफ़ी थका देने वाला था। हर कोई या तो खा रहा था, पी रहा था या फिर स्टेज पर दो युवा कीमियागरों को देखते हुए बातें कर रहा था। बपतिस्मा देने वाले मज्जा दान को सफलतापूर्वक परिष्कृत करने के लिए चेन जियांग ने गति का पीछा नहीं किया, बल्कि सावधानीपूर्वक परिष्कृत किया। चेन जियांग को सभी स्पिरिट जड़ी बूटियों को हर्बल पाउडर में पूरी तरह से बदलने में लगभग आधे घंटे का समय लगा, जिसने जल्द ही कीमिया भट्टी को रंगीन हर्बल स्पिरिट क्यूई से भर दिया। अब उसे केवल विभिन्न हर्बल स्पिरिट क्यूई को एक साथ मिलाना था और फिर तैयार हर्बल स्पिरिट क्यूई को हर्बल पाउडर के साथ मिलाना था। ये सबसे महत्वपूर्ण और नर्व रैकिंग प्रक्रिया थी और अगर इसे सही तरीके से नहीं किया गया तो इससे पूरी भट्टी फट सकती थी। पलक झपकते ही 2 घंटे बीत गए। वर्तमान में चेन जियांग के चेहरे पर बहुत गंभीर भाव थे और वह बहुत पसीना बहा रहा था। दूसरी ओर याओ त्यानहुआ बहुत अधिक आराम से था और उसे निष्क्रिय भी कहा जा सकता था। वह कभी कभी चेन जियांग की ओर देखता था। उसे दर्द में देखना याओ त्यानहुआ के लिए बहुत संतोषजनक था। वह आसानी से बता सकता था कि चेन जियांग शोधन के सबसे महत्वपूर्ण चरण में था। इसके अलावा वह आसानी से गलती कर सकता था। हो गया 5 आत्मा युआन दान, याओ त्यानहुआ अचानक चिल्लाया। इसने सभी को क्षण भर के लिए भ्रम की स्थिति में डाल दिया। इस बीच चेन जियांग ने अभी तक बात खत्म नहीं की थी। सभी ने चेन जियांग की ओर देखा और उसके गंभीर भाव को देखकर लगा कि उसे शोधन प्रक्रिया में कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ा है। याओ परिवार की प्रतिभा वास्तव में अपनी प्रतिष्ठा की हकदार है। न केवल उसने 2 घंटे में 5 आत्मा युआन दान को परिष्कृत किया, बल्कि यह सबसे अच्छा निम्न श्रेणी नश्वर स्तर का दान भी है। ऐसा लगता है कि चेन परिवार का बच्चा हारने वाला है, एक व्यक्ति ने कहा। है कि स्पिरिट युआन डैन को परिष्कृत करना आसान नहीं है। क्या चेन परिवार का वह लड़का भी ठीक उसी डैन को परिष्कृत कर रहा है? अगर ऐसा है तो वह पहले ही हार चुका है और समय से काफ़ी पीछे है, एक अन्य व्यक्ति ने कहा। हर कोई चेन जियांग की स्पष्ट हार के बारे में चर्चा करने लगा। आखिरकार चेन जियांग ने बहुत बड़ी बाजी लगाई थी। याओ त्यानहुआ भी चेन जियांग के खत्म होने का इंतजार कर रहा था। वह अपनी खुशी को बमुश्किल छिपा पा रहा था, क्योंकि उसे यकीन था कि चेन जियांग हार जाएगा और वह जल्द ही उस 1000 साल के रक्त आत्मा घास के साथ साथ नर्क आत्मा घास भी जीत लेगा। इन 2 वस्तुओं के साथ वह निश्चित रूप से पूरे दक्षिणी मार्शल साम्राज्य में प्रसिद्ध हो जाएगा। चेन जियांग ने उन्हें बहुत देर तक इंतजार नहीं करवाया। कहने से पहले उसने एक लंबी और गहरी सांस ली। अच्छा, मैं आखिरकार काम पूरा कर चुका हूँ। चेन जियांग की बात सुनकर भीड़ शांत हो गई, लेकिन याओ त्यानहुआ की खिल्ली उड़ी। तो क्या हुआ? तुम फिर भी हार गए। चेन जियांग ने अपने माथे पर पसीना पोंछते हुए हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, मैंने 3 बपतिस्मा मज्जा दान को परिष्कृत किया है, कृपया इसे सत्यापित करें। 3 बपतिस्मा देने वाले मज्जा दान। इसने दर्शकों को लकड़ी के मुर्गियों की तरह अचंभित कर दिया। यह अविश्वसनीय था और हर किसी को संदेह था कि उन्हें सुनने में समस्या है। चेन जियांग ने वास्तव में एक मध्यम ग्रेड नश्वर स्तर के बपतिस्मा देने वाले मज्जा दान को परिष्कृत किया। यह आत्मा युआन दान से कहीं अधिक महंगा था। यह संभव नहीं है। वह केवल 16 वर्ष का है। उसके लिए बपतिस्मा देने वाले मज्जा दान को परिष्कृत करना असंभव है। स्पिरिट डैन हॉल के भगवान अजीब तरह से रोते हुए उच्च मंच पर पहुंचे। कुछ अन्य बुजुर्ग भी मंच पर उड़ गए और साथ ही चेन त्यानहु भी चेन जियांग के बगल में आ गए। चेन जियांग, अब मजाक करने का समय या स्थान नहीं है। याओ त्यानहुआ को विश्वास नहीं हो रहा था कि चेन जियांग ने वास्तव में बपतिस्मा देने वाले मज्जा दान को सफलतापूर्वक परिष्कृत किया था और वह अकेला नहीं था। उपस्थित अधिकांश लोग भी इस पर विश्वास नहीं कर सके। चेन जियांग मुस्कुराया और उदासीनता से फिर कहा, कृपया इसे सत्यापित करें। दोनों कीमिया भट्टियां एक साथ खोली गईं। याओ त्यानहुआ की कीमिया भट्टी में 5 नीले डैन थे, जबकि चेन जियांग की कीमिया भट्टी में 3 काले डैन थे। याओ त्यानहुआ ने 5 स्पिरिट युआन डैन को परिष्कृत किया है। इस बीच चेन जियांग ने 3 बपतिस्मा देने वाले मज्जा डैन को फिर से परिष्कृत किया है। चेन परिवार के बुजुर्गों में से एक ने बहुत उत्साहित आवाज में चिल्लाया। चेन परिवार के पास अब एक सर्वोच्च कीमिया प्रतिभा थी। जब तक वे चेन परिवार के सदस्य थे, जाहिर है कि हर कोई उसकी तरह बेहद उत्साहित होने वाला था। याओ त्यानहुआ और याओ परिवार के बुजुर्ग ने उन 3 काले डैन को देखा और डैन से आने वाली सुगंध से ही उन्होंने पुष्टि की कि यह वास्तव में बपतिस्मा देने वाला मज्जा डैन था।
हालांकि स्पिरिट डैन हॉल के भगवान ने फिर भी डैन को उठाया और ध्यान से उसकी जांच की। ये वास्तव में बपतिस्मा देने वाला मज्जा दान है और इसकी गुणवत्ता भी बहुत अच्छी है। ईमानदारी से दूसरों के लिए इसे स्वीकार करना मुश्किल है। एक छोटा लड़का वास्तव में इस दान को परिष्कृत करने में सक्षम है, आत्मा डैन हॉल के भगवान ने बार बार कहा। उनका चेहरा एक जटिल अभिव्यक्ति से भरा था और उन्हें अचानक लगा कि उन्होंने अपने जीवन के 70-80 साल बर्बाद कर दिए हैं। पूरा मैदान चीखों की आवाज़ से गूंज उठा और पुष्टि के बाद सभी अवाक रह गए। उन्होंने पूरी कीमिया प्रक्रिया देखी थी और चेन जियांग को कुछ भी मुश्किल नहीं करना पड़ा और वास्तव में मध्य श्रेणी के नश्वर स्तर के बपतिस्मा देने वाले मज्जा दान को परिष्कृत करने में सक्षम था। चेन जियांग के पास कोई आध्यात्मिक शिरा नहीं होने की बात बहुत पहले ही भुला दी गई थी और अब सभी के दिलों में वह एक विशाल क्षमता वाला कीमियागर था। याओ त्यानहुआ की अभिव्यक्ति मरते हुए अंगारों के समान थी। उसका सुंदर चेहरा क्रोध, ईर्ष्या और निर्दयता से भरा हुआ था। यदि संभव हो तो वह चेन जियांग को मारने के लिए इंतजार नहीं कर सकता था, क्योंकि चेन जियांग से हारना उसके लिए अपमानजनक था। तुमने अपनी मर्जी से शर्त लगाई थी, अब हार स्वीकार करने का समय आ गया है। अपनी शर्त वापस ले लो। त्यानहुआ की आंखों से ऐसा लग रहा था जैसे वह एक उपहासपूर्ण मुस्कान के साथ तिरस्कार कर रहा था, जिससे याओ त्यानहुआ अपने दिल में क्रोधित हो रहा था। याओ परिवार के बुजुर्ग का पूरा शरीर कांप रहा था। वह इस नुकसान से बहुत क्रोधित भी था, क्योंकि न केवल उनके याओ परिवार ने बहुत सारी कीमती सामग्री खो दी थी, बल्कि उन्होंने अपनी प्रतिष्ठा भी खो दी थी। उनके प्रशंसित याओ परिवार की प्रतिभा चेन परिवार के सदस्य से कमतर थी, जिसके पास आत्मा शिराएं भी नहीं थीं। 1000 साल का जानवर डैन एक पन्ना अंडे की तरह दिखता था और अंदर एक 1000 साल पुराने जंगली जानवर का युवान सार बहता था। 1000 नसों वाला फल एक सेब जितना बड़ा था लेकिन बहुत भारी था, और इसे अपने हाथों में पकड़े हुए चेन जियांग अंदर मौजूद ऊर्जा को महसूस कर सकता था। चेन जियांग इन दो कीमती सामग्रियों को प्राप्त करके अपने दिल में बहुत खुश था। अगर वह इन सामग्रियों को डैन में परिष्कृत कर सके तो वह अपनी ताकत को बहुत तेजी से बढ़ा सकेगा। चेन जियांग, चलो मार्शल आर्ट में प्रतिस्पर्धा करते हैं। याओ त्यानहुआ ने अपनी कमर से दोधारी तलवार निकाली, क्योंकि उसके शरीर से हत्या की भावना निकल रही थी। चेन जियांग नश्वर मार्शल दायरे के 7वें स्तर के मार्शल कलाकार को हरा सकता था, इसलिए स्वाभाविक रूप से याओ त्यानहुआ की इस चुनौती का कोई मतलब नहीं था। इस तरह चेन परिवार के सभी सदस्य बहुत राहत महसूस कर रहे थे। चेन त्यानहु ने आह भरते हुए कहा, युवक, घमंडी मत बनो, अन्यथा तुम्हें एक और नुकसान उठाना पड़ेगा। चेन त्यानहु इस समय बहुत उत्साहित था। उसका बेटा न केवल बपतिस्मा देने वाले मज्जा दान को परिष्कृत कर सकता था, बल्कि उसने 2 बहुत ही कीमती कीमिया सामग्री भी अर्जित की थी। अगर तुम लड़ना चाहते हो तो चलो लड़ो, हालांकि अगर तुम घायल हो जाते हो तो मुझे दोष मत देना। आखिरकार मुट्ठियों और लातों की आंखें नहीं होती, चेन जियांग ने आलस से कहा। अब तक चेन परिवार के बुजुर्ग और चेन त्यानहु पहले ही साइड लाइन पर पीछे हट चुके थे, लेकिन याओ परिवार के बुजुर्ग अब थोड़े चिंतित थे। कई सालों के अनुभव से वह देख सकते थे कि चेन जियांग निश्चित रूप से असाधारण था और निश्चित रूप से वह अफवाहों के अनुसार आध्यात्मिक शिरा से रहित कमजोर बच्चा नहीं था। त्यानहुआ, आप जीत के बारे में कितने आश्वस्त हैं? याओ परिवार के बुजुर्ग ने गहरी आवाज में पूछा। मुझे 100% यकीन है कि मैं जीत जाऊंगा। मैं 5वें स्तर का मॉर्टल मार्शल रियल मार्शल आर्टिस्ट हूं और कई बेहतरीन मार्शल स्किल्स का अभ्यास करता हूं। याओ त्यानहुआ ने चेन जियांग को गुस्से से भरी आंखों से देखा, वह उसे मारने के लिए इंतजार नहीं कर सकता था। अच्छा, याद रखो तुम सिर्फ संकेत दे रहे हो, तुम उसकी जान नहीं लेना चाहते। आखिरकार हम चेन परिवार के विला के अंदर हैं। याओ परिवार भी ऊंचे मंच से पीछे हटने के लिए आगे बढ़ा। चेन जियांग को लगा कि यह स्थिति कुछ हद तक मजेदार थी। अभी कुछ देर पहले सभी को लगा कि वह बपतिस्मा देने वाले मज्जा दान को परिष्कृत नहीं कर सकता, और अब वे एक बार फिर यह अनुमान लगा रहे थे कि वह कमजोर है। चूंकि यह एक प्रतियोगिता है जिसका प्रस्ताव आपने रखा है, तो क्यों न हम इसमें थोड़ी शर्त जोड़ दें? चेन जियांग ने मुस्कुराते हुए पूछा। याओ त्यानहुआ को जवाब न देते देख चेन जियांग को पता चल गया कि याओ परिवार फिर से दांव लगाने का जोखिम नहीं उठा सकता। चेन जियांग ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर तुम जीतते हो तो तुम 1000 साल के जानवर डैन और 1000 नसों के फल वापस ले सकते हो, लेकिन अगर तुम हार जाते हो तो हमारे चेन परिवार को स्पिरिट डैन हॉल के भगवान को लेने का मौका मिलेगा। वह तब हमारे चेन परिवार का कीमियागर बन जाएगा और हमें स्पिरिट डैन हॉल के स्वामित्व वाली स्पिरिट जड़ी बूटियों का आधा हिस्सा भी मिल जाएगा। कैसा रहेगा? स्पिरिट डैन हॉल वर्तमान में याओ परिवार की संपत्ति थी। इससे ये निश्चित था कि याओ परिवार ने स्पिरिट डैन हॉल के स्वामी को पहले ही भर्ती कर लिया था। चूंकि स्पिरिट डैन हॉल के स्वामी को कम से कम कीमिया में कुछ हद तक जानकार होना चाहिए था, इसलिए चेन जियांग इस प्रतिभाशाली व्यक्ति को चेन परिवार में शामिल करना चाहता था। कोई बात नहीं, लेकिन स्पिरिट डैन हॉल अभी भी हमारे याओ परिवार का होगा। याओ परिवार बिना किसी हिचकिचाहट के सहमत हो गया। उनकी राय में ये सिर्फ एक कीमियागर और कुछ सस्ती स्पिरिट जड़ी बूटियां थीं। याओ परिवार के पास इसकी कोई कमी नहीं थी।
ये तो बताने की ज़रूरत नहीं कि याओ त्यानहुआ अपनी जीत के बारे में 100% आश्वस्त था। स्पिरिट डैन हॉल के भगवान केवल जोर से आह भर सकते थे। वह सट्टेबाजी के दांव के रूप में व्यवहार किए जाने से बहुत दुखी थे, लेकिन उन्हें यह भी लगा कि चेन परिवार में शामिल होने में कोई बड़ी समस्या नहीं थी। शायद भविष्य में उन्हें चेन जियांग से हेल स्पिरिट ग्रास का व्यापार करने और उसे हासिल करने का अवसर मिले। आओ, अपना हथियार निकालो, याओ त्यानहुआ ने ठंडे स्वर में कहा और अपनी दोधारी तलवार को हिलाया जो ठंडी और क्रूर आभा से चमक रही थी। चेन जियांग ने जवाब में अपना सिर हिलाया और कहा, मैं हथियारों का इस्तेमाल नहीं करता। तो फिर मुझे असभ्य होने का दोष मत दो। याओ त्यानहुआ ने अपनी तलवार लहराए और एक स्थिर कदम के साथ मंच पर पैर पटक दिया जिससे वह कांप उठा। उसकी इस हरकत से कोई भी साफ तौर पर देख सकता था कि उसका हमला हिंसक और शक्ति से भरा होने वाला था। रात काफ़ी हो चुकी थी, लेकिन किसी को भी सोने की जरूरत महसूस नहीं हुई। इसके विपरीत हर कोई बहुत ऊर्जावान था, क्योंकि ये दो बहुत प्रतिभाशाली युवा कीमियागर मार्शल आर्ट में प्रतिस्पर्धा करने जा रहे थे। कीमियागरों के बारे में आम धारणा ये थी कि वे बहुत मजबूत नहीं थे, लेकिन ये सोच पूरी तरह से गलत थी। कीमियागर बनने के लिए सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि व्यक्ति को अपनी सच्ची क्यूई को स्वतंत्र रूप से नियंत्रित करने में सक्षम होना चाहिए। उनकी दिव्य भावना इतनी मजबूत होनी चाहिए कि वे शोधन प्रक्रिया के दौरान किसी भी अचानक परिवर्तन या खतरे का जवाब देने के लिए अपनी लपटों को मनमाने ढंग से नियंत्रित कर सकें। उन्हें कभी कभी व्यक्तिगत रूप से दुर्लभ जड़ी बूटियां भी प्राप्त करनी पड़ती थीं जो बहुत खतरनाक भी थीं। इसके अलावा कीमियागर के पास इतने सारे डैन थे कि वे उनका सामना कर सकते थे, इसलिए उनकी ताकत किसी भी तरह से कमज़ोर नहीं थी। बस इतना था कि ज़्यादातर कीमियागर हर समय सुरक्षित रहते थे, इसलिए उन्हें आमतौर पर बाहर आकर व्यक्तिगत रूप से लड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। अपनी ओर बढ़ती हुई तेज लंबी तलवार को देखते हुए चेन जियांग ने जल्दी से एक कदम आगे बढ़ाया और मुक्का मारा। नीला सच्चाची अचानक उसके हाथ के चारों ओर लिपट गया और वह बाघ के सिर में बदल गया। स्वर्गीय बाघ तूफान हत्या मुठ थी। ये बच्चा वास्तव में नश्वर मार्शल दायरे के छठे स्तर में प्रवेश कर चुका है, चेन त्यानहु ने आश्चर्य से चिल्लाया। स्वर्गीय बाघ तूफान हत्या मुट्ठी मूल रूप से एक उच्च श्रेणी की आत्मा स्तर मार्शल कौशल थी। यह अपने शिकार पर झपटने वाले एक क्रूर बाघ के समान था और एक सच्चे क्यूई विस्फोट की शक्ति से भरा हुआ था। जब तक वे अंधे नहीं थे, हर कोई देख सकता था कि चेन जियांग दिव्य भावना चरण में प्रवेश कर चुका था। वह सच्ची क्यूई को बाहरी रूप से नियंत्रित कर सकता था और अपनी दिव्य भावना को नियंत्रित करके इसे ठोस रूप में जमा सकता था। बाघ के सिर को जमाना केवल दिव्य भावना चरण के मार्शल कलाकारों द्वारा ही पूरा किया जा सकता था। 16 साल की उम्र में वह न केवल बपतिस्मा देने वाले मज्जा दान को परिष्कृत कर सकता था, बल्कि वह नश्वर मार्शल दायरे के छठे स्तर पर भी पहुंच गया था। प्रतिभा का ये स्तर अत्यंत दुर्लभ था, जो कि 1000 साल में सिर्फ एक बार ही मिलता है। केवल जू परिवार की जियानिक्सियन की तुलना की जा सकती है। एक अफवाह थी कि उसने जू परिवार के एक बुजुर्ग के बराबर लड़ाई लड़ी थी। हालांकि यह केवल एक अफवाह थी, लेकिन कई लोगों ने इस पर विश्वास किया। एल्डर की ताकत मॉर्टल मार्शल दायरे के छठे स्तर से अधिक थी। जियानिक्सियन ने इस एल्डर के साथ कई बार लड़ाई की थी। जियानिक्सियन सिर्फ 14 साल की थी, फिर भी वह पहले से ही एक एल्डर के बराबर लड़ने में सक्षम थी। प्रतिभा की यह डिग्री शायद केवल चेन जियांग ही उम्मीद कर सकता था कि वह इसका मुकाबला कर सके। चेन जियांग की मुठियां एक क्रोधित क्रूर बाघ की तरह लग रही थीं, और एजियोर ट्रू क्यूई ने वातावरण को तहस नहस कर दिया क्योंकि यह लगातार विस्फोट कर रहा था जिसने लंबी तलवार को निगल लिया। अध्याय 24 हिंसक हमला। मुट्ठी और तलवार दोनों एक दूसरे से टकराए, एक शक्तिशाली गति के रूप में हर दिशा में ट्रू क्यूई की एक लहर उठी। जैसे ही नीला आभा विस्फोट हुआ, चेन जियांग की जोरदार ट्रू क्यूई ने याओ त्यानहुआ की लंबी तलवार को तेज आवाज के साथ तोड़ दिया। चेन जियांग की स्वर्गीय बाघ तूफान हत्या मुट्ठी अजेय थी। शक्तिशाली और भाव से भरी सच्ची क्यूई के साथ हिंसक मुट्ठी ने याओ त्यानहुआ पर प्रहार किया, उस पर तब तक दबाव डाला जब तक कि वह अपना शरीर हिलाने में असमर्थ नहीं हो गया और न ही वह सांस लेने में सक्षम था। रुको! तभी याओ परिवार के बुजुर्ग चिल्लाए, लेकिन चेन जियांग की मुट्ठियां आसमान से हमला करने वाले वज्र की तरह थीं। हर कोई बेहद हैरान था, यहाँ तक कि उनकी आंखें और मुंह भी पूरी तरह से खुले हुए थे। शक्तिशाली हवा के साथ याओ त्यानहुआ का शरीर मंच से उड़ गया। बड़ी मात्रा में खून की उल्टी करते हुए वह बीच हवा में बेहोश हो गया। याओ परिवार के बुजुर्ग और साथ ही याओ परिवार के कई अंगरक्षक तेजी से आकाश में उड़े और गिरे हुए याओ त्यानहुआ के पास उतरे। तुमने वास्तव में उसे बहुत बुरी तरह घायल कर दिया, याओ परिवार के बुजुर्ग ने गुस्से से चिल्लाया। उसने जल्दी से एक गोली निकाली और उसे याओ त्यानहुआ के मुंह में डाल दिया। याओ त्यानहुआ का इलाज करने के बाद उन्होंने उसे याओ परिवार के अंगरक्षकों को सौंप दिया। फिर याओ परिवार के बुजुर्ग उच्च मंच पर चढ़ गए। चेन जियांग ने अपनी मुट्ठी से याओ त्यानहुआ की तलवार तोड़ दी और इस प्रक्रिया में उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया। इस स्तर की ताकत ने दूसरों को शर्म से झुका दिया।
इस समय परिवार के अन्य कनिष्ठ बहुत उत्साहित थे क्योंकि उन्हें एहसास हुआ कि चेन और याओ परिवार अब प्राणघातक दुश्मन थे। इसके अलावा याओ परिवार का बुजुर्ग वर्तमान में चेन जियांग से लड़ने की तैयारी कर रहा था। चेन परिवार के बुजुर्ग और शाखा कमांडर भी मुसीबत से निपटने के लिए तैयार हो रहे थे, लेकिन इससे पहले कि वे आगे बढ़ पाते, चेन त्यानहू ने उन्हें रोक दिया। धीमी आवाज में उसने उनसे कहा, हर कोई आगे न बढ़े, हम बस इस शानदार नाटक को देखेंगे। चेन यिहान ने कुछ हद तक अस्वाभाविक चेहरे के साथ कहा, इस बदमाश ने मुझे केवल 5वें स्तर की नश्वर मार्शल क्षेत्र शक्ति से हराया। अब वह पहले से ही 6ठे स्तर पर पहुंच चुका है। वह याओ परिवार का बुजुर्ग किसी भी तरह से उसका फायदा नहीं उठा पाएगा। यद्यपि याओ परिवार के बुजुर्ग की शक्ति नश्वर मार्शल क्षेत्र के 7वें स्तर पर थी, चेन जियांग के लिए, जिसने दिव्य अभ्यासों की साधना की थी और जिसके पास यिन और यांग दिव्य शिराएं थीं, उसके लिए याओ परिवार के बुजुर्ग को हराना मुश्किल नहीं होगा। कोई ऐसा व्यक्ति जो अत्यधिक प्रतिभाशाली हो और जिसमें अपार संभावनाएं हो, वह उनके परिवार का भविष्य बन जाएगा। हालांकि चेन परिवार बहुत शक्तिशाली था, लेकिन उनके पास कई शक्तिशाली परिवार भी थे जो गुप्त रूप से उनके प्रति शत्रुतापूर्ण थे। अब जब दूसरे परिवार के कनिष्ठों ने चेन जियांग की ताकत देखी थी, तो चेन परिवार के खिलाफ बुरे इरादे रखने वाले परिवारों को अपने विचारों पर लगाम लगाने के लिए बाध्य होना पड़ा। साथ ही दूसरे परिवार भी चेन परिवार के साथ दोस्ताना संबंध बनाने की कोशिश करेंगे ताकि समान रूप से लाभकारी संबंध स्थापित हो सकें। क्या बात है, क्या युवा पीढ़ी बड़ों को नहीं हरा सकती? चेन जियांग ने उपहास किया, जबकि उसकी मुट्ठी की जोड़ी कभी कभी नीली बिजली के साथ फट जाती थी। मैदान में मौजूद हर कोई हैरान था, क्या चेन जियांग ने लपटें नहीं उगाईं? वह इतनी हिंसक बिजली कैसे छोड़ रहा था? याओ परिवार के बुजुर्ग मूर्ख नहीं थे। उन्हें एहसास हुआ कि यह चेन जियांग की ताकत की असली सीमा नहीं थी। इससे भी ज्यादा उन्हें आश्चर्य इस बात पर हुआ कि चेन परिवार के विशेषज्ञों ने चेन जियांग की मदद करने के लिए आगे कदम तक नहीं बढ़ाया। इससे याओ परिवार के बुजुर्ग को एक अजीब सी शर्मिंदगी महसूस हुई, क्योंकि चेन परिवार के विशेषज्ञों का मानना था कि चेन जियांग आसानी से उसका सामना कर सकता है। वास्तव में ऐसा लग रहा था कि वे उससे निपटने के लिए आगे कदम बढ़ाने से भी कतराते थे। चेन जियांग ने अपने सामने खड़े याओ परिवार के बुजुर्ग को देखा और गुस्से से मुंह बनाते हुए उस बूढ़े चेहरे को देखते हुए कहा, याओ परिवार के बुजुर्ग, आखिर आप यहाँ क्या करने आए हैं? क्या आप भी मेरे साथ पॉइंटर्स का आदान प्रदान करने जा रहे हैं? पॉइंटर्स का आदान प्रदान? जो व्यक्ति दर्जनों साल जी चुका था, वह 10 या उससे ज्यादा साल के बच्चे के साथ पॉइंटर्स का आदान प्रदान करने जा रहा था। ये सिर्फ उसे हंसी का पात्र बनाने वाला था, चाहे वह जीते या न जीते। यह मामला सिर्फ उसकी प्रतिष्ठा को धूमिल कर सकता था। तुमने त्यानहुआ को घायल कर दिया। याओ परिवार के बुजुर्ग के पास कहने के लिए वास्तव में और कुछ नहीं था, क्योंकि वह बस पल भर में मंच पर कूद पड़े। चेन जियांग ने धीरे से शांत स्वर में कहा, तो क्या हुआ? अगर मैंने जवाबी हमला नहीं किया होता तो उसकी तलवार मेरे गले में घुस जाती। मैंने उसे नहीं मारा, ये तो मेरी नरमी ही है। कोई भी देख सकता था कि याओ त्यानहुआ का तलवार का हमला बहुत क्रूर था, इसलिए चेन जियांग की हरकतें भी स्वाभाविक थीं। इसके अलावा वे एक मार्शल प्रतियोगिता में थे, घायल होना स्पष्ट रूप से अपरिहार्य था। केवल याओ परिवार के बुजुर्ग को ही अन्यायपूर्ण महसूस हुआ। वह एक प्रतिष्ठित दानकुलीन परिवार से संबंधित था और उसके पास कई मजबूत परिवारों का एक विस्तृत नेटवर्क था जो याओ परिवार के साथ गठबंधन करते थे। लेकिन आज याओ परिवार ने न केवल अपनी कीमती जड़ी बूटियां खो दी, बल्कि अपना चेहरा भी खो दिया। इसके अलावा याओ परिवार के गौरवशाली कीमियागर भी घायल हो गए, और यह सब चेन जियांग के कारण हुआ। हा, याओ परिवार के बुजुर्ग ने अचानक ऊपर देखा और हंसे। एक छोटा सा चेन परिवार वास्तव में अपनी क्षमताओं को अधिक आंकने की हिम्मत करता है और मेरे याओ परिवार का विरोध करने की कोशिश करने जा रहा है। आज मैं एक ऐसे बदमाश को सबक सिखाऊंगा जो स्वर्ग और पृथ्वी की विशालता को भी नहीं जानता है। याओ परिवार का मुखिया पहले से ही हताश था। उसकी राय में चेन परिवार सिर्फ एक छोटा परिवार था। भले ही वह एक बार चेन जियांग को सबक सिखा दे, चेन परिवार कुछ भी कहने की हिम्मत नहीं करेगा। साथ ही भले ही दोनों परिवार युद्ध में चले जाएं, याओ परिवार निश्चित रूप से नहीं हारेगा। ऊंची और स्पष्ट आवाज में कहा, जो पूरे मैदान में गूंज उठी। अपने दिलों में सभी ने पहले से ही याओ परिवार को गुप्त रूप से तिरस्कृत कर दिया था। उन्होंने हार भी नहीं मानी और अब वे कमजोरों को धमकाने की कोशिश भी कर रहे थे। वे अपनी ताकत और समृद्धि पर भरोसा कर रहे थे। नैतिकता और न्याय की परवाह किए बिना वे चेन जियांग पर हमला करने जा रहे थे। ये बहुत ही हास्यास्पद था। याओ परिवार के बुजुर्ग को और भी गुस्सा आया। चीखने के साथ ही उनका पूरा शरीर अचानक लाल रंग की सच्ची चीज से ढक गया। उनकी दोनों आंखों से आग की लपटें निकल रही थीं और एक ही कदम में वे चेन जियांग के सामने आ गए। याओ परिवार के बुजुर्ग की दोनों हथेलियां चमकती हुई उल्काओं की तरह दिख रही थीं और वार चेन जियांग की ओर बढ़ रहा था, जबकि ज्वलंत सच्ची ची आभा से बनी एक अदृश्य दीवार ने चेन जियांग को घेर लिया था। उन गर्म हथेलियों की जोड़ी ने अभी तक चेन जियांग को नहीं मारा था, लेकिन अदृश्य सच्ची आभा पहले ही चेन जियांग के शरीर में प्रवेश कर चुकी थी।
फिर भी वह शांत और स्थिर खड़ा रहा, जैसे कि चिलचिलाती लपटों के सामने भी एक पहाड़ हो। उसकी दोनों मुट्ठियां सच्ची क्यूई से भरी हुई थीं, उनके ऊपर नीली रोशनी चमक रही थी। वे तुरंत बाघ के सिर में बदल गए, और यह हमला याओ त्यानहुआ को बुरी तरह घायल करने वाले हमले से भी बड़ा था। याओ परिवार के बुजुर्ग के पूरे शरीर से आग की लपटें निकल रही थीं, जो एक क्रोधित अग्नि शैतान की तरह भयंकर प्रतीत हो रही थीं। शक्तिशाली ट्रू क्यूई उनकी पतली हथेलियों पर एकत्रित हो गई थी। बूढ़े आदमी, वास्तव में मेरे खिलाफ भी आप इस तरह के कठोर हाथ का सहारा ले रहे हैं। फिर मैं भी विनम्र नहीं होने जा रहा हूँ। चेन जियांग अचानक एक पागल अजगर की तरह दहाड़ता है, जबकि उसके मुंह के अंदर से नीली क्यूई तरंगें निकलती हैं। अचानक एक भयंकर नीली हवा बहने लगी। इस भयंकर हवा के भीतर एक के बाद एक नीली बिजली चमक रही थी। उसी समय चेन जियांग एक बोल्ट की तरह याओ फैमिली एल्डर की ओर बढ़ा। बाघ के सिर की मुट्ठी की जोड़ी तुरंत दो गंभीर और शक्तिशाली एजियो ड्रैगन के सिर में बदल गई। एजियो ड्रैगन रोअर ने बिजली से भरी एक भयंकर हवा जारी की, और यह बहुत शक्तिशाली थी। ये देखने के बाद याओ परिवार के बुजुर्ग आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रह सके। इस समय उन्होंने दो विशाल ड्रैगन भी देखे जो दहाड़ते हुए उनकी ओर भाग रहे थे। तुम बदमाश! याओ परिवार के बुजुर्ग चेन जियांग की हिंसक ट्रू क्यूई को उसकी ओर भागते हुए देखकर घबरा गए थे। चेन जियांग की दोनों मुट्ठियां याओ परिवार के बुजुर्ग की आग की हथेलियों से टकराईं। एक दूसरे को मुक्का मारते हुए हथेलियां और मुट्ठियां जोर से टकराईं। धमाका! धमाके के कारण गड़गड़ाहट की आवाज़ और कई चमकती रोशनी के साथ क्यूई लहरें समुद्र की लहरों जैसी लग रही थीं, क्योंकि तूफान जैसी गति हर दिशा में फैल गई, जिसने तुरंत ऊंचे मंच को नष्ट कर दिया और यहां तक कि आसपास की कुछ खाने की मेज और कुर्सियां भी उड़ा दीं। हर कोई अचंभित था। अप्रत्याशित रूप से एक 16 वर्षीय किशोर याओ परिवार के बुजुर्ग के बराबर था। इसके अलावा उसने ऊपरी हाथ भी हासिल कर लिया था। हर कोई याओ परिवार के बुजुर्ग के मुंह के कोनों से बहते खून को स्पष्ट रूप से देख सकता था। हालांकि चेन जियांग शर्मिंदा दिख रहा था और इसे सहन नहीं कर पा रहा था, लेकिन वह एक समान सांस के साथ एक पहाड़ की तरह स्थिर खड़ा था। याओ परिवार के बुजुर्ग के विपरीत, जो हाँफ रहा था। हर कोई देख सकता था कि याओ परिवार के बुजुर्ग ने चेन जियांग के पागल और भयंकर हमले का सामना करने के लिए शायद बहुत बड़ी मात्रा में ट्रू क्यूई का सेवन किया था। अंत में, आपने किस मार्शल कौशल का उपयोग किया? याओ परिवार के बुजुर्ग ने बदसूरत चेहरे से पूछा। यदि चेन जियांग ने अद्वितीय दिव्य अभ्यास की खेती नहीं की होती, तो उसके लिए नश्वर मार्शल दायरे की अपनी 6वीं स्तर की ताकत के साथ टिकना असंभव होता। चेन जियांग ने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन अपनी दोनों मुट्ठियां कस लीं और अगले ही पल दो बाघों के सिर एक बार फिर उनके ऊपर दिखाई दिए। कदम दर कदम वह आगे बढ़ा, और पलक झपकते ही केवल उसकी मुट्ठी की छाया दिखाई देने लगी, और असंख्य क्रूर बाघों की तरह उन्होंने याओ परिवार के बुजुर्ग पर हमला कर दिया। हर मुट्ठी के बाद एक हिंसक विस्फोट हुआ, जिसके परिणामस्वरूप जमीन लगातार हिलने लगी। याओ बुजुर्ग को 10 बार मारा गया, उसके शरीर को घेरने वाली उसकी सच्ची क्यूई बिखर गई। चेन जियांग की बाकी मुट्ठियों का विरोध करने के लिए उसे अपने शरीर का इस्तेमाल करना पड़ा। चेन जियांग की मुट्ठियां न केवल हिंसक थीं, बल्कि भयंकर और निर्दयी भी थीं। हर मुक्का याओ परिवार के बुजुर्ग के शरीर पर वार कर रहा था, जिससे हर कोई कांप रहा था। वे सोच रहे थे कि अगर उन मुट्ठियों से उन पर वार किया गया तो क्या होगा। इस समय मैदान में मौजूद सभी लोग मुंह खोले खड़े थे। चेन जियांग के दमनकारी हमलों को देखते हुए, अगर उन्होंने इसे व्यक्तिगत रूप से नहीं देखा होता, तो उनके लिए यह विश्वास करना मुश्किल होता कि 16 साल का किशोर वास्तव में याओ परिवार के एक बुजुर्ग को पंचिंग बैग बना सकता है। ताकत के इस स्तर ने उनकी रीढ़ की हड्डी में सिहरन पैदा कर दी। याओ परिवार के सदस्यों के साथ प्रतिस्पर्धा करना बस अपमानजनक है। शर्त लगाने को तैयार लेकिन हारने पर हार नहीं मानते। यहाँ से चले जाओ, चेन जियांग चिल्लाया, और उसने याओ परिवार के बुजुर्ग के शरीर की ओर एक उड़ती हुई लात भेजी, जिसने उसे पास के याओ परिवार के अंगरक्षकों की ओर भेज दिया। याओ परिवार के बुजुर्ग पहले ही गंभीर चोटों के कारण बेहोश हो चुके थे। चेन जियांग की स्वर्गीय बाघ तूफान की मारक मुट्ठी से उनकी कई हड्डियां टूट गई थीं। इस समय सभी को संदेह था कि यह किसी प्रकार का भ्रम था, क्योंकि वे विश्वास ही नहीं कर पा रहे थे कि चेन जियांग याओ परिवार के बुजुर्ग को गंभीर रूप से घायल करने में सक्षम था। इस बार वे आश्वस्त थे, चेन जियांग ने किसी अद्वितीय मार्शल कौशल का अभ्यास किया होगा, अन्यथा उसके लिए इस स्तर की ताकत हासिल करना असंभव होगा। याओ त्यानहुआ और याओ परिवार के बुजुर्ग अपने पैरों पर खड़े होकर मंच पर आए, लेकिन अब उन्हें बाहर ले जाया जा रहा था। इसके अलावा उन्होंने इसके लिए कहा, आज के मामले को कई लोगों ने देखा। भले ही याओ परिवार चेन परिवार का पीछा करना चाहता था, लेकिन वे कुछ नहीं कह सकते थे। आखिरकार यह याओ परिवार ही था जिसने पहले काम किया था। देर रात चेन परिवार के भोज में आमंत्रित सभी लोग पूरे उत्साह के साथ विदा हुए। वे चेन परिवार के भोज से बिल्कुल भी निराश नहीं थे। हालांकि सभी चले गए, लेकिन भोज अभी भी जारी रहा। ये चेन परिवार का अपना भोज था। सभी टूटी हुई मेजें, कुर्सियां और खराब खाना अब बदला जा रहा था। मेजें एक बार फिर से स्वादिष्ट व्यंजनों और अच्छी वाइन से भर गई थीं।
चेन परिवार अपने नए कुलपति के लिए जश्न मना रहा था और एक नए शक्तिशाली व्यक्ति चेन जियांग के जन्म की खुशी मना रहा था। इससे पूरे चेन परिवार का दर्जा ऊंचा हो सकता था। सुबह के समय अस्त व्यस्त मैदान पर सूरज की रोशनी चमक रही थी। मैदान पर चेन परिवार के बहुत से सदस्य नशे में धुत थे, लेकिन चेन तियानहु और कई बुजुर्ग ड्रैगन की तरह ऊर्जावान और बाघों की तरह खूंखार थे। आखिरकार वे चेन परिवार का मुख्य सहारा थे और उन्हें हर समय सतर्क रहने की जरूरत थी। चेन जियांग और चेन तियानहु ने चेन परिवार शाखा कमांडरों को विदा किया। इसके बाद ही उन्होंने राहत की सांस ली। पिताजी, वहू सिटी के अंदर केवल स्पिरिट डैन हॉल ही डैन बेचता है। बाद में जब हम उनसे डैन खरीदेंगे तो यह निश्चित रूप से महंगा होगा, जो हमारे लिए बहुत परेशानी भरा होगा। चेन जियांग ने व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ कहा। चेन तियानहु ने अपनी कनपटी रगड़ी और कहा, अब तुम इस बारे में सोच रहे हो। तुमने याओ परिवार को बेरहमी से अपमानित किया और अब तुम चाहते हो कि तुम्हारे पिता तुम्हारा पिछवाड़ा साफ करें। चेन जियांग ने अपनी जीभ बाहर निकाली और फिर पूछा, यह कोई बड़ी समस्या नहीं है ना? चेन तियानहु ने ठंडे स्वर में उत्तर दिया, निश्चिंत रहें, यद्यपि याओ परिवार एक दान कुलीन परिवार है, हमारा चेन परिवार निश्चित रूप से शाकाहारी नहीं है। लेकिन दानों से संबंधित समस्या को हल करना थोड़ा कठिन है। संपादकीय संपादक, शाकाहारी वाली बात कुछ लोगों को भ्रमित कर सकती है, लेकिन इसका मूल अर्थ यह है कि वे खून बहाने से डरते नहीं हैं। इस समय एक आवाज आई, वास्तव में इस मुद्दे को हल करना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। स्वर के नीचे ये सिर्फ याओ परिवार नहीं है जो दान बेचता है। हालांकि स्पिरिट डैन हॉल याओ परिवार की संपत्ति है, लेकिन अन्य शहरों के बारे में क्या? आवाज स्पिरिट डैन हॉल लॉर्ड की थी। उसका नाम बहुत कम लोगों को पता था, यहाँ तक कि चेन तियानहु को भी इसके बारे में स्पष्ट जानकारी नहीं थी। हॉल लॉर्ड, हालांकि मैंने याओ तियानहुआ के साथ शर्त जीत ली है, लेकिन आप अभी भी स्वतंत्र हैं, सिवाय इसके कि आप स्पिरिट डैन हॉल में वापस नहीं लौट सकते। इसके अलावा आप जहां चाहें जा सकते हैं। चेन जियांग ने कहा। आत्मा दान हॉल भगवान ने उत्तर दिया, मुझे हॉल भगवान मत कहो, ये बूढ़ा आदमी एक प्रसिद्ध व्यक्ति है, मुझे चेन लुजोंग कहा जाता है। तियानहु को ये नाम जानकर आश्चर्य हुआ। उन्हें आश्चर्य हुआ कि स्पिरिट डैन हॉल लॉर्ड का उपनाम चेन था। चेन जियांग के दादा का नाम भी चेन लुहोंग था, इसलिए ये चेन तियानहु के लिए एक आश्चर्य की बात थी। हा, क्या तुम जानते हो कि तुम्हारे दादा और मेरे बीच इतनी नफरत क्यों है? चेन लुजोंग ने चेन जियांग को देखा और हंसते हुए पूछा, क्योंकि वह मेरा बड़ा भाई है, बस इसलिए कि मैं उस समय कुलपति नहीं बन पाया था और उसके साथ कुछ विवाद था, मैंने परिवार छोड़ दिया। परिवार छोड़ने के बाद मैंने कीमिया सीखना शुरू कर दिया और आखिरकार स्पिरिट डैन हॉल की स्थापना की। इसका उपयोग करके मैंने तुम्हारे दादा के साथ सुधार करने की योजना बनाई। चूंकि वह चेन परिवार को छोड़ चुका है, तो मेरे पास वापस आने के लिए कुछ भी नहीं है। यदि आप इस बूढ़े आदमी को चाहते हैं तो मैं आपके लिए डैन समस्या को हल करने के लिए तैयार हूं। चेन लुजोंग ने अपना सिर घुमाया और चेन परिवार के मुख्य द्वार की ओर देखा। उसकी आंखों में अभिव्यक्ति ऐसी थी जैसे उसे कुछ याद आ रहा हो। चेन जियांग ने मुस्कुराते हुए कहा, दादाजी, अगर आप पीछे रह सकते हैं तो यह निश्चित रूप से अच्छा होगा, अन्यथा पूरा डैन मुद्दा एक भारी बोझ बन जाएगा जो मेरे सिर पर आ जाएगा। चेन तियानहु ने यह भी कहा, अंकल, चेन परिवार में आपका स्वागत है। चेन लुजोंग ने केवल हल्के से मुस्कुराया, भावुक चेहरे के साथ चेन तियानहु को देखा। जब मैंने चेन परिवार छोड़ा था तब तुम सिर्फ एक बच्चे थे, मैं उस समय बहुत छोटा था। अब मैं बहुत बूढ़ा हो गया हूँ, तुम युवा चेन परिवार की देखभाल करो। कल रात के भोज के बाद चेन जियांग का नाम विभिन्न बलों के बुजुर्गों तक फैल गया था। चेन परिवार की नई स्थिति का भी मूल्यांकन किया जा रहा था। चेन परिवार के पास अब 2 कीमियागर थे और उन्हें डैन के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं थी, लेकिन वर्तमान में समस्या की एकमात्र जड़ी बूटियों का स्रोत था। निम्न स्तर की जड़ी बूटियों के लिए यह कोई समस्या नहीं थी, हालांकि उच्च स्तर की जड़ी बूटियां महंगी और दुर्लभ थीं। याओ परिवार के पास कई उच्च स्तर की जड़ी बूटियां थीं। एक निजी कमरे के अंदर चेन जियांग, बाई यूयू और सुमे याओ के साथ चेन परिवार की स्थिति पर चर्चा कर रहा था। उसे उम्मीद थी कि मार्शल आर्ट संप्रदाय में शामिल होने से पहले चेन परिवार बहुत शक्तिशाली हो जाएगा। यह कोई समस्या नहीं है, आपके चेन परिवार को केवल जड़ी बूटियां ही याद आ रही हैं। आप बस पास के शहर में जा सकते हैं और कुछ खरीद कर वापस आ सकते हैं। आप पहले उस ब्लड स्पिरिट ग्रास को बेच सकते हैं, सुमे याओ ने 1000 साल के जानवर डैन के साथ खेलते हुए कहा। चेन जियांग ने कुछ दुख के साथ कहा, ये 1000 साल पुरानी रक्त आत्मा घास है, ये बहुत दुर्लभ है। सुमे याओ ने चेन जियांग के हाथ में 1000 साल का जानवर डैन वापस रख दिया और हंसते हुए कहा, क्या आपके पास ड्रैगन लार व्यायाम नहीं है? जब तक आपके पास समय है तब तक 10,000 साल पुरानी रक्त आत्मा घास भी कोई समस्या नहीं है। हालांकि रक्त आत्मा घास एक निम्न स्तर की आत्मा जड़ी बूटी है और चाहे इसकी परिपक्वता कितनी भी अधिक क्यों न हो, इसकी दक्षता बहुत सीमित है। हालांकि वह नर्क आत्मा घास बहुत अच्छी है। ड्रैगन लार, ये स्पिरिट जड़ी बूटियों के विकास को तेज कर सकती है।
यदि एक तरह की स्पिरिट जड़ी बूटी को लगातार इसके साथ पोषित किया जाए तो आप स्पिरिट जड़ी बूटी को उच्च परिपक्वता के साथ विकसित कर सकते हैं। चेन जियांग ये सब सोचने के बाद बेचैन हो गया। वह कुछ आजमाना चाहता था। वह देखना चाहता था कि क्या वह 10,000 साल पुरानी ब्लड स्पिरिट घास उगा सकता है। सू मियाओ, जैसे कि वह अपने कोमल स्वर में उसके विचारों को समझ सकती थी, ने कहा, रक्त आत्मा घास को 10,000 साल तक परिपक्व करने का प्रयास न करें, ये केवल एक बर्बादी है। जब इसका उपयोग अन्य उच्च रैंकिंग वाली आत्मा जड़ी बूटियों को पोषण देने के लिए किया जाता है तो यह अधिक लागत प्रभावी होगा। आपको पता होना चाहिए कि ड्रैगन लार व्यायाम सूर्य और चंद्रमा के सार को जमा देता है। साथ ही ड्रैगन लार केवल आपके एजियो ड्रैगन ट्रू क्यूई का उपयोग करके जम जाती है। आपको इसे अपनी इच्छा से बर्बाद करने की स्वतंत्रता नहीं है। चेन जियांग ने सिर हिलाया और कहा, समझ गया बहन यूयो। बहन, आप मुझे वो शैतानी कौशल कब सिखाएंगी? बाई यूयू ने अपनी आंखों के कोने से उसे ठंडेपन से देखा और कहा, तुमने अभी तक छोटी बहन के 4 प्रतीकों का दिव्य व्यायाम को पूरी तरह से नहीं समझा है, इसलिए शैतानी कौशल सीखने के बारे में सोचना भी मत। तुम्हें अभी भी एक लंबा रास्ता तय करना है। चेन जियांग वर्तमान में एजियो ड्रैगन दिव्य व्यायाम और वर्मिलियन बर्ड दिव्य व्यायाम के केवल एक हिस्से का उपयोग करने में सक्षम था, जबकि व्हाइट टाइगर दिव्य व्यायाम और ब्लैक टॉर्टोइस दिव्य व्यायाम का अभ्यास करना असाधारण रूप से कठिन था और उन्हें अभ्यास करने के लिए कुछ विशेष आवश्यकताएं भी थीं। एजियो ड्रैगन दिव्य व्यायाम से एजियो ड्रैगन क्लॉ और एजियो ड्रैगन रोअर सीखना अपेक्षाकृत आसान था, और वर्मिलियन बर्ड प्रोफाउंड फायर और वर्मिलियन बर्ड फायर विंग भी वही थे। हालांकि 4 प्रतीकों का दिव्य व्यायाम में कई शक्तिशाली मार्शल तकनीकें शामिल थीं, लेकिन उन्हें अभ्यास शुरू करने में सक्षम होने के लिए एक निश्चित मात्रा में ताकत की आवश्यकता थी, अन्यथा चीगोंग विचलन हो सकता था। TLN चीगोंग विचलन बस क्यूई में असंतुलन है। देर रात को जमीन के नीचे एक निजी कमरे में एक पेन छिपा हुआ था। पेन की आवाज़ रुक रुक कर आ रही थी। ऐसा चेन जियांग द्वारा अपने मार्शल कौशल का अभ्यास करने के कारण हो रहा था। उसकी नंगी छाती को देखकर कोई भी अतुलनीय रूप से मजबूत मांसपेशियों को देख सकता था, जो थोड़ी सी उभरी हुई गर्म क्यूई के कारण गहरे लाल रंग की हो गई थी, जबकि वह एक घोड़े की मुद्रा में स्थिर खड़ा था और उससे थोड़ी दूर पर लोहे की दीवार पर वार कर रहा था। इस समय उसकी मुट्ठियों से गर्म क्यूई तरंगें फूट रही थीं, एक अदृश्य मुट्ठी की ताकत के साथ मिलकर और लोहे की दीवार पर वार कर रही थीं, जिसके कारण भूमि हिल गई और कांप उठी। बुरा नहीं है, एक दिन के भीतर आप फायर किंग फिस्ट्स को समझने में सक्षम थे, जो वर्मिलियन बर्ड डिवाइन एक्सरसाइज का एक बुनियादी हमला कौशल है। हालांकि जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हैं यह अधिक कठिन होता जाता है। अब आप आराम कर सकते हैं। सू मेयाओ भी थोड़ी ऊब गई थी और थक गई थी क्योंकि वह वहां बैठी थी और चेन जियांग को पूरे दिन अभ्यास करते हुए देख रही थी। मेयाओ की परिपक्व और भरपूर छाती को देखा और मुस्कुराते हुए कहा, बहन मेयाओ, मुझे स्नान करने की ज़रूरत है, क्या आप शामिल होना चाहेंगी? सू मियाओ ने अपनी कोमल और मनमोहक आवाज़ और आकर्षक आंखों से कहा, मुझे बड़ी बहन को हमारे साथ आने के लिए बुलाना है। मुझे डर है कि तुम उस समय ईमानदार नहीं रहोगी। बायुओ की बात करते हुए चेन जियांग का चेहरा अचानक जम गया। इसके बारे में भूल जाओ। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। सू मियाओ ने जोर से हंसते हुए चेन जियांग की उंगली पर अदृश्य अंगूठी में प्रवेश किया। अंगूठी के अंदर एक छोटा सा कमरा था जहां सभी दैनिक ज़रूरत की चीज़ें मौजूद थीं। अंगूठी के अंदर दोनों लड़कियों का जीवन भी बहुत सुकून भरा था। अगले दिन चेन जियांग उठा और उसने अपने मुंह में मौजूद ड्रैगन लार को एक छोटी बोतल में थूक दिया, लेकिन उसने तुरंत जाकर उसे किसी जड़ी बूटी पर नहीं डाला। वह फिलहाल उसे बचाकर भविष्य के लिए रख रहा था। लूजोंग से कीमिया के बारे में बात करना चाहता था, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि चेन लूजोंग पहले ही स्पिरिट जड़ी बूटियां खरीदने के लिए निकल चुका था। इसके अलावा उसने डांस को परिष्कृत करने के लिए आवश्यक स्पिरिट जड़ी बूटियां भी पीछे छोड़ दीं। ये पहले से ही परिपक्व आत्मा जड़ी बूटियां थीं। चेन जियांग भी डैन को परिष्कृत करने के लिए उनका उपयोग करने में बहुत खुश था, जो उसके कीमिया अनुभव को बढ़ाने में भी मदद कर सकता था। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन बीतने के बाद चेन जियांग ने चेन लूजोंग द्वारा छोड़ी गई सभी आत्मा जड़ी बूटियां खत्म कर दीं। चूंकि इनमें से ज्यादातर आत्मा जड़ी बूटियां निम्न श्रेणी की नश्वर स्तर की थीं, इसलिए परिष्कृत किए गए डैन भी उसी स्तर के थे। इस समय चेन परिवार के पास कुछ समय तक काम चलाने के लिए पर्याप्त डैन भी थे। इन दिनों चेन परिवार के कई युवा चेन जियांग के इर्द गिर्द इकट्ठा हो गए। चेन जियांग अक्सर मार्शल आर्ट के मैदान में जाकर चेन परिवार के युवाओं के साथ सलाह मशविरा करते और कभी कभी उन्हें सलाह भी देते, जो उनके लिए बहुत मददगार थी। जियांग एयर, क्या आप किंग सिटी के मार्शल आर्ट टूर्नामेंट में भाग ले सकते हैं और हाई ग्रेड स्पिरिट लेवल ट्रू एलिमेंटल डैन का पहला स्थान पुरस्कार प्राप्त कर सकते हैं? चेन तियानहु अचानक मार्शल आर्ट के मैदान में आ गया। चेन जियांग ने कुछ सोचने के बाद कहा, मैं कुछ स्पिरिट जड़ी बूटियां खरीदने के लिए दूसरे शहरों में जाना चाहता हूं। उस समय अगर रास्ते में सुविधा होगी तो मैं भाग लूंगा। इस समय चेन परिवार के बच्चों में से एक ने कहा, चेन जियांग कृपया भाग लें।
अगर हम जाते हैं तो यह निश्चित रूप से निराशाजनक होगा, लेकिन मैंने सुना है कि किंग सिटी के मार्शल आर्ट टूर्नामेंट में कई प्रतिभाशाली लोग भाग लेंगे। कुछ के पास नश्वर मार्शल दायरे के 7वें स्तर की ताकत भी है। एक लड़की ने भी सिर हिलाते हुए कहा, मैंने भी सुना है कि मार्शल आर्ट संप्रदायों से लौटे कई लोग भी इसमें भाग लेंगे। चेन जियांग ने सारी जानकारी सुनी, जिसे संक्षेप में इस प्रकार कहा जा सकता है। किंग सिटी का मार्शल आर्ट टूर्नामेंट हर 10 साल में एक बार आयोजित किया जाता था। प्रतिभागियों की उम्र 20 वर्ष से कम होनी चाहिए और इसका संचालन दक्षिणी मार्शल साम्राज्य के सबसे बड़े शहर किंग सिटी द्वारा किया जाता था। किंग सिटी का वर्तमान क्षेत्र पहले 4 अलग अलग शहरों का स्थान था, लेकिन जैसे जैसे शहर विकसित होते गए और अधिक से अधिक लोग वहां बसने लगे, चारों शहरों का विस्तार हुआ और आपस में अच्छी तरह से जुड़ गए, जिसके परिणामस्वरूप बाद में उन्हें मिलाकर एक बड़ा शहर बना दिया गया। वह किंग सिटी था। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। किंग सिटी दक्षिणी मार्शल साम्राज्य की शाही राजधानी भी थी। याओ परिवार और शाही महल भी यहीं स्थित थे। दक्षिणी मार्शल साम्राज्य के कई दुर्जय परिवार भी यहीं स्थापित थे, जिसके कारण कई विशेषज्ञ वहां एकत्रित होते थे। चेन तियानहू ने भी सिर हिलाया और कहा, किंग सिटी के मार्शल आर्ट टूर्नामेंट का एक और उद्देश्य भी है, जो उन मार्शल आर्ट संप्रदायों में प्रवेश करने के लिए कुछ उत्कृष्ट चिकित्सकों का चयन करना है। आपको पहले से ही पता होना चाहिए कि पूरा दक्षिणी मार्शल साम्राज्य उन मार्शल आर्ट संप्रदायों से संबद्ध है। मार्शल आर्ट परिवारों को हर साल शाही महल को श्रद्धांजलि के रूप में कर देना पड़ता था, जबकि दक्षिणी मार्शल साम्राज्य उन्हें मार्शल आर्ट संप्रदायों को देता था। जाहिर है कि ये मार्शल आर्ट संप्रदाय पूरे राज्य के सभी प्रमुख परिवारों पर हावी होने के लिए काफ़ी दुर्जय थे। यह मत सोचो कि ये कर व्यर्थ सौंपे जा रहे हैं। तुम्हें पता होना चाहिए कि ये मार्शल आर्ट संप्रदाय हमारी सुरक्षा बनाए रखने के लिए आवश्यक हैं। अन्यथा इस स्थान पर सबसे अधिक संभावना है कि राक्षसों या शैतानों के एक समूह का सामना करना पड़ेगा और उन्हें आसानी से मार दिया जाएगा। चेन तियानहू आसमान की ओर देखते हुए एक प्रभावशाली स्वर में कह रहा था। चेन परिवार के सभी जूनियर अचानक से शोर मचाने लगे। पहले उन्हें लगता था कि ये बड़े संप्रदाय किसी तरह के पौराणिक अस्तित्व हैं, लेकिन अब जब उन्हें पता चला कि ये पौराणिक संप्रदाय नश्वर दुनिया के साथ इतने घनिष्ठ संबंध बनाए रखते हैं, तो वे हैरान रह गए। दक्षिणी मार्शल साम्राज्य को कुछ 100 मिलियन की आबादी के साथ बहुत बड़ा माना जा सकता है, लेकिन फिर भी वहां बहुत से सच्चे शक्तिशाली मार्शल अभ्यासी नहीं थे और कीमियागरों के लिए वे फीनिक्स के पंख और गेंडा के सींग खोजने जितना दुर्लभ थे। हालांकि इतनी बड़ी आबादी के साथ कुछ अच्छे मार्शल अभ्यासी जरूर होंगे, इसलिए ये मार्शल आर्ट संप्रदाय कभी कभी ऐसे अभ्यासियों की भर्ती करने के लिए यहाँ आते थे। उन्हें चुनने का सबसे तेज और सबसे प्रभावी तरीका इन सभी दुर्जय और मजबूत युवाओं को एक जगह इकट्ठा करना और उनसे लड़ाई करवाना था, और उनमें से सबसे मजबूत इन मार्शल आर्ट संप्रदायों में प्रवेश करने की योग्यता प्राप्त करेगा। TLN, फीनिक्स के पंख और यूनिकॉर्न के सींग, चीनी मुहावरा जिसका अर्थ है अत्यंत दुर्लभ। तियानहू के साथ पुस्तकालय में पहुंचा। रास्ते में चेन जियांग ने देखा कि चेन तियानहू को कुछ महत्वपूर्ण कहना था, क्योंकि चेन तियानहू का चेहरा पहले से ही बहुत गंभीर था। लाइब्रेरी के अंदर पहुंचते ही चेन तियानहू ने कहा, जियांग, तुम्हारे दादा चेन लुजोंग पहले ही किंग सिटी जा चुके हैं। हमारे चेन परिवार को कई लोगों की नज़र में एक दुर्जय मार्शल आर्ट अभिजात परिवार माना जाता है, लेकिन हम अभी भी किंग सिटी में प्रवेश करने में असमर्थ हैं। हमें बिना शर्त मजबूत और समृद्ध परिवार नहीं माना जा सकता है, इसलिए हमारे चेन परिवार का अगला लक्ष्य किंग सिटी है। चेन जियांग ने कुछ जानकारी भी सुनी, जैसे कि याओ परिवार के भी उन मार्शल आर्ट संप्रदायों के साथ कुछ संबंध थे, और यह भी कि याओ परिवार शाही महल को कर नहीं देता है, बल्कि सीधे इन संप्रदायों को दे देता है। जू परिवार भी अब किंग सिटी की ओर पलायन कर रहा है। जू की वजह से जियानिक्सियन जू परिवार एक मजबूत मार्शल आर्ट संप्रदाय के साथ अपने संबंधों के कारण खुद को स्थापित करने में सक्षम था। लेकिन अगर हम वहां प्रयास करना चाहते हैं और चेन परिवार के लिए एक रास्ता खोलना चाहते हैं, तो हम केवल आप और आपके दादा पर भरोसा कर सकते हैं। चेन तियानहू के हाथ चेन जियांग के कंधे पर दबा रहे थे, क्योंकि वह ईमानदारी से कह रहा था। चेन जियांग ने भौहें सिकोड़ते हुए पूछा, मुझे क्या करना होगा? मार्शल आर्ट संप्रदाय में शामिल होना होगा। चेन तियानहू ने अपना सिर हिलाया और कहा, नहीं, भले ही आप मार्शल आर्ट संप्रदाय में शामिल होने में सक्षम हो, फिर भी चेन परिवार उन बड़े संप्रदायों का समर्थन प्राप्त करने में सक्षम नहीं होगा। अब एकमात्र तरीका यह है कि हमारे चेन परिवार को उन बड़े संप्रदायों द्वारा देखा जाए और फिर उन्हें अपनी पहल पर हमें खोजने के लिए मजबूर किया जाए। ऐसा करने का एकमात्र तरीका कीमिया में अपनी प्रतिभा दिखाना है। चेन जियांग की निगाहें उग्र हो गईं, उसकी आंखों में चमकीली चमक आ गई और वह मुस्कुराते हुए बोला, मुझे पता है कि मुझे क्या करना है। मैं कुछ सामान उठा लूंगा और फिर किंग सिटी जाकर दादाजी से मिलूंगा। चेन तियानहू ने चेन जियांग के कंधे को थपथपाया और चेहरे पर मुस्कान लाते हुए कहा, जियांग, तुम्हारा मंच इस नश्वर दुनिया में नहीं है, बल्कि उन मार्शल आर्ट संप्रदायों में है जहां मजबूत अभ्यासकर्ता जंगल में पेड़ों की तरह असंख्य हैं। कुछ साधारण सामान पैक करने और अपने रूप रंग में थोड़ा बदलाव करने के बाद चेन जियांग ने किंग सिटी की ओर अपनी एकाकी यात्रा शुरू की।
अपनी ताकत के साथ, जब तक उसका प्रतिद्वंद्वी नश्वर मार्शल क्षेत्र के 8वें स्तर से ऊपर का कोई व्यक्ति नहीं था, तब तक उनके लिए उसे कोई खतरा पैदा करना मुश्किल था। पूरे दक्षिणी मार्शल साम्राज्य में ऐसे बहुत कम लोग थे जो नश्वर मार्शल क्षेत्र के 8वें स्तर तक पहुंचे थे, इसलिए चेन तियानहू अपनी सुरक्षा के बारे में आश्वस्त था। वहू शहर से किंग सिटी की दूरी अपेक्षाकृत अधिक थी और किसी को अपने गंतव्य तक पहुंचने के लिए कम से कम 5 या 6 दिन की यात्रा करनी पड़ती थी। रास्ते में कोई खास खतरा नहीं था, जब तक कि कोई मौत की तलाश में न हो और पहाड़ी जंगल में प्रवेश करने की कोशिश न कर रहा हो जहां राक्षस जानवर अक्सर घूमते रहते थे। बेटा, वर्तमान में आपको उन मार्शल आर्ट संप्रदायों में प्रवेश करने के लिए जल्दी करने की आवश्यकता नहीं है। उन संप्रदायों के अंदर प्रतिस्पर्धा बहुत तीव्र है। यदि आपके पास पूर्ण शक्ति नहीं है तो आप केवल खुद को और अधिक अपमानित करेंगे, बाय यूयू ने कहा। समझ गया बहन यूयू, चेन जियांग ने अपने दिल में थोड़ा गर्म महसूस किया क्योंकि इस बर्फ की ठंडी सुंदरता के लिए उसकी परवाह करना दुर्लभ था। वहू शहर से बहुत दूर था और पहले से ही जंगल में आ चुका था। ये पहली बार था जब वह वहू शहर से इतनी दूर था। उसका दिल कुछ उत्साहित था लेकिन सतर्क भी था। शाम को जब पूरा आसमान अंधेरा हो गया, चेन जियांग पास के एक जंगल में रुक गया। कच्ची सड़क पर चलते हुए चेन जियांग ने अचानक अपने पीछे कुछ हलचल देखी। इस पिता का पहले से ही पीछा किया जा रहा है, इसके अलावा उनमें से कई हैं। चेन जियांग ने अपने मन में कोसा और अपनी चौकसी बढ़ा दी। उसने अपनी सच्ची क्यूई को संचालित किया और इसे अपने पैरों पर इकट्ठा किया ताकि वह किसी भी समय जल्दी से चकमा दे सके या हमला कर सके। घबराओ मत, उन्हें बाहर आने दो। अगर तुम उन्हें हरा नहीं सकते तो बस भाग जाओ। वर्मिलियन बर्ड फायर विंग की मदद से तुम आसानी से बच सकते हो, सू मियाओ ने चेन जियांग को संदेश भेजा। चेन जियांग ने अपनी दिव्य इंद्रिय की मदद से उत्तर दिया, मैं घबराया नहीं हूँ, मैं बस बुरे मूड में हूँ। क्या वे लंबे समय से मेरा पीछा कर रहे हैं? क्या वे वहू शहर से मेरा पीछा कर रहे हैं? वास्तव में बेकार, शुरुआत से ही आपका पीछा किया जा रहा था, बाय यूयू ने अवमानना के साथ कहा, जिसने चेन जियांग के बुरे मूड को और अधिक बढ़ा दिया। चेन जियांग ने पलटकर ठंडी आवाज में कहा, तुम लोग कब तक मेरा पीछा करोगे? तुम सब लोग अपनी गांड यहाँ से निकालो। थोड़ी ही देर बाद वह चिल्लाया। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। शुआ शुआ शुआ। 5 नकाबपोश काले लबादे वाले आदमी उसके सामने प्रकट हुए। उसे याद आया कि कुछ समय पहले ही उसने जू परिवार के बच्चों को कुछ काले लबादे वाले हथियारों से निपटने में मदद की थी, लेकिन उसने उम्मीद नहीं की थी कि उसका भी उनसे सामना होगा। वहू शहर से चेन जियांग का पीछा कर रहे थे। बात बस इतनी सी है कि चेन जियांग शुरू से ही बहुत सतर्क था, जिससे उनके लिए उस पर छिपकर हमला करना मुश्किल हो गया था। अब जब उन्हें चेन जियांग ने खोज लिया था तो उनके पास एकमात्र विकल्प बाहर आकर लड़ना था। केवल काले वस्त्र पहने लोगों की आंखें ही दिखाई दे रही थीं, उनकी आंखों में भाव बहुत ही फीके थे। कोई भी साफ तौर पर देख सकता था कि वे निश्चित रूप से इस व्यवसाय में अनुभवी थे। जैसे ही वे दिखाई दिए, उनमें से प्रत्येक ने अपने भंडारण थैली से एक दोधारी काली चौड़ी तलवार निकाली। जैसे ही उन्होंने सच्ची क्यूई डाली, उन्होंने अपनी तलवारें उठाईं और उसी समय चेन जियांग की ओर छलांग लगा दी। 5 हत्यारों की हरकतें हालांकि सरल थीं, लेकिन साथ ही साथ वे तेज और निर्दयी भी थीं। जिस क्षण वे कूदे, चेन जियांग की आंखों में 2 लपटें चमक उठीं, उसके पूरे शरीर से गर्म क्यूई निकल रही थी। जैसे ही वर्मिलियन बर्ड ट्रू क्यूई अचानक उसकी बाहों में भर गई, उसके दाहिने हाथ में एक ज्वलंत आभा फूट पड़ी और वर्मिलियन बर्ड ट्रू क्यूई से बना एक लंबा अग्निकोड़ा उसके हाथ में दिखाई दिया। ये तेजी से उन 5 काले वस्त्र पहने पुरुषों की ओर झपटा। जैसे ही यह उन 5 को छूता हुआ गुजरा, उनके वस्त्र तुरंत जल उठे। 5 काले वस्त्रधारी पुरुषों को चेन जियांग पर हमला करना छोड़ना पड़ा और वे एक तरफ हट गए। पहले की तुलना में अब आग की लपटें और भी ज्यादा भयानक हो गई थीं। वे आग की लपटों का सामना करने में सक्षम नहीं थे और कुछ को तो अपने जलते हुए वस्त्र भी त्यागने पड़े। चेन जियांग के चेहरे पर एक व्यंग्यात्मक भाव था। उसके हाथों में आग का कोड़ा बेरहमी से काले वस्त्र पहने हुए आदमी के सिर की ओर मारा गया। आग के कोड़े के काले वस्त्र पहने हुए आदमी पर वार करने के तुरंत बाद एक विस्फोट हुआ, जिसके बाद आग की एक आभा फूटी जिसने तुरंत काले वस्त्र पहने हुए आदमी को जलाकर राख कर दिया। सिंदूर पक्षी की ज्वालाएं कोई साधारण ज्वालाएं नहीं थीं, वे दैवीय अभ्यास से उत्पन्न हुई थीं और इस प्रकार उनकी शक्ति अद्वितीय थी। इन 5 काले वस्त्रधारी पुरुषों की ताकतें केवल नश्वर मार्शल क्षेत्र के 5वें स्तर पर थीं, और केवल इतनी ताकत के साथ चेन जियांग की हत्या करने की कोशिश करना केवल इच्छाधारी सोच थी। चेन जियांग ने फिर से आग का कोड़ा लहराना शुरू कर दिया। पलक झपकते ही उसने पहले ही 3 काले वस्त्रधारी पुरुषों को कोड़े मारकर मार डाला था। आग के चाबुक के सामने काले वस्त्र पहने ये लोग गर्म चाकू के सामने मक्खन की तरह थे। आग के चाबुक के एक झटके से ही उनके शरीर आसानी से आधे में कट गए। केवल एक शक्तिशाली दिव्य भावना की मदद से ही सच्ची क्यूई को एक मजबूत हथियार में बदलना संभव था। बहन यूयू, क्या आपके पास इस आदमी से बात करवाने का कोई तरीका है? चेन जियांग ने शेष काले लबादे वाले आदमी को पकड़ लिया, लेकिन उसने कुछ भी कहने से इनकार कर दिया। बाय यूयू ने ठंडी मुस्कान के साथ कहा, तुमने सही व्यक्ति से पूछा है, बस मेरे निर्देशों का पालन करो।
सबसे पहले एक हाथ से उसके सिर को नीचे की ओर दबाओ, फिर अपनी दिव्य इंद्री को जमाओ। अपनी दिव्य इंद्री को ठीक वैसे ही संचालित करो जैसा मैं तुम्हें बताता हूँ। सबसे पहले अपनी दिव्य इंद्री को 6 भागों में विभाजित करो और फिर इन 6 अलग अलग स्थानों से उसके सिर में डालो। चेन जियांग ने तुरंत इसका अनुपालन किया। ये तरीका समझने में आसान था और इसके परिणाम भी बहुत जल्दी मिले। काले वस्त्र पहने व्यक्ति की आंखें स्पष्ट रूप से सुस्त हो गईं और उनकी चमक खो गई। उसने पहले की तरह संघर्ष करने का कोई प्रयास भी नहीं किया। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। अब आप उससे पूछ सकते हैं, बाय यूयू ने कहा। यूयू के इस रहस्यमय अजीब कौशल की प्रशंसा की, फिर काले वस्त्र वाले व्यक्ति से पूछा, आपको मुझे मारने के लिए किसने भेजा है? याओ परिवार के साथ में बुजुर्ग काले वस्त्र पहने आदमी की आवाज कठोर थी और उसमें भावना का कोई निशान नहीं था। चेन जियांग की आंखों में निर्दयता की एक झलक दिखाई दी। उसने नहीं सोचा था कि यह याओ परिवार ही होगा जिसने उन्हें भेजा था। उसने आगे पूछा, वह अब कहाँ है? राजा शहर के रास्ते में, उस काले वस्त्र पहने आदमी ने जवाब दिया। चेन जियांग ने काले लबादे वाले आदमी को उसके लबादे से उठाया और पूछा, क्या तुमने भी परिवार के उन कनिष्ठों की हत्या करने की कोशिश की थी? हाँ, काले वस्त्र पहने आदमी ने उत्तर दिया। चेन जियांग का चेहरा गंभीर और आश्चर्यचकित था। यह मामला याओ परिवार से संबंधित था। याओ परिवार भोज में भाग लेने वाले परिवारों के बच्चों की हत्या करने की कोशिश क्यों करेगा? मुझे नहीं मालूम, काले लबादे वाले आदमी ने जवाब दिया। चेन जियांग ने कुछ और सवाल पूछे। जब वह काले वस्त्र पहने व्यक्ति से कुछ भी हासिल नहीं कर सका तो उसने उसे मार डाला और उसके शरीर को जला दिया। आसमान पूरी तरह से अंधेरा था। आसमान में कई तारे चमक रहे थे और अचानक आसमान में एक चमकीली लाल रोशनी दिखाई दी। यह एक साधारण उल्का जैसा दिख रहा था, लेकिन उल्का क्षैतिज रूप से यात्रा नहीं करती है। वह रोशनी चेन जियांग थी। अपने वर्मिलियन बर्ड फायर विंग को छोड़ने के बाद वह तुरंत रात में याओ परिवार के साथ में बुजुर्ग का पीछा करने के लिए दौड़ा। ये वही याओ बुजुर्ग था जो पहले उसके द्वारा घायल हो गया था। सच्ची क्यूई को मुक्त करके उसने इसे पंखों में बदल दिया। उसने न केवल अपनी दिव्य भावना की एक बड़ी मात्रा का उपभोग किया, बल्कि उसने एक साथ बहुत सारी सच्ची क्यूई का भी उपभोग किया। लेकिन चूंकि चेन जियांग ने 5 तत्वों की सच्ची क्यूई का अभ्यास किया था, इसलिए केवल अग्नि से संबंधित वर्मिलियन बर्ड सच्ची क्यूई का ही उपभोग किया गया, जबकि उसके शरीर के भीतर नीला ड्रैगन सच्ची क्यूई अधिशेष में था। ये जान लेना चाहिए कि ट्रू क्यूई को पंखों में बदलने में सक्षम मार्शल कौशल बहुत कम थे। इस प्रकार के मार्शल कौशल अत्यंत कठोर थे क्योंकि ट्रू क्यूई को पीछे से उत्सर्जित करने की आवश्यकता होती है, जिसके लिए इसे पंखों में बदलने के लिए दिव्य भावना के सटीक नियंत्रण की आवश्यकता होती है। इससे वे पक्षी के पंखों के समान दिखते हैं। थोड़ी सी भी चूक और उपयोगकर्ता नीचे गिर जाएगा, जो बहुत खतरनाक था। इस तरह के मार्शल कौशल को मार्शल कलाकारों द्वारा खजाने के रूप में माना जाता था। चेन जियांग ने बाय यूयू और सु मेयाओ से सीखा कि उन मार्शल आर्ट संप्रदायों में भी ऐसे कौशल अत्यंत दुर्लभ थे। इसलिए इस कौशल को डालने के समय चेन जियांग विशेष रूप से सावधान था, क्योंकि वह बिना देरी किए याओ परिवार के बुजुर्गों के काफिले को पकड़ना चाहता था। यदि अन्य लोग उसे मारने की कोशिश कर सकते थे, तो वह ऐसा क्यों नहीं कर सकता था? चेन जियांग उसे मारने की कोशिश करने के बाद किसी को भी जीवित नहीं छोड़ेगा। इसके अलावा वह याओ परिवार को कमजोर करने का इतना अच्छा अवसर नहीं छोड़ सकता था। ये सही है, मार्शल आर्ट की राह पर व्यक्ति को निर्णायक रूप से मारना चाहिए। अन्यथा यदि शिकायतें दिल में जमा हो जाती हैं, तो यह आसानी से चीगोंग विचलन का कारण बन सकती हैं। किसी भी तरह से आपको उस साथी को पकड़ना चाहिए और उसका सिर काट देना चाहिए। बाय यूयू के शब्द वध क्यूई से भरे हुए थे। चेन जियांग अभी भी उड़ रहा था। इससे उसे हर तरह से अद्भुत महसूस करने का मौका मिला। बचपन से ही वह हमेशा उड़ने की क्षमता चाहता था और अब उसके पास ये क्षमता थी। ये सब उसकी अंगूठी के अंदर मौजूद 2 बेजोड़ सुंदरियों की बदौलत था। बहन यूयू, आप बहन मियाओ की बड़ी बहन कैसे बन गईं? ये कल्पना करना मुश्किल है कि आपके गुरु किस तरह के व्यक्ति हैं। चेन जियांग ने अपने दिल की गहराई से आह भरी। यदि प्रशिक्षु पहले से ही इतने दुर्जेय थे, तो उनके शिक्षक कितने शक्तिशाली थे। TLN, वरिष्ठ बहन जैसे कि वरिष्ठों की बहन प्रशिक्षु। हमारे गुरु का कोई नाम नहीं था। उनकी उत्पत्ति के बारे में भी हमें स्पष्ट जानकारी नहीं है। शायद जब तुम उस स्तर पर पहुंच जाओगी तो तुम उनसे मिल भी पाओगी, बाय यूयू ने कहा। चेन जियांग इन 2 रहस्यमय लड़कियों के बारे में बहुत उत्सुक था, लेकिन साथ ही वह बहुत असहाय भी था क्योंकि वे उस जानकारी का खुलासा करने में अनिच्छुक थीं जो वह जानना चाहता था। चेन जियांग ने पूरी रात उड़ान भरी। इसके अलावा उसने जंगल के बाहरी इलाके में उड़ान भरने का विकल्प चुना। तीसरी रात के बाद वह दूरी पर एक गाड़ी देख सकता था जो धीरे धीरे एक गली में आगे बढ़ रही थी। ये गली किंग सिटी की ओर जाती थी क्योंकि इस तरह की सड़कें केवल किंग सिटी के पास ही बनाई गई थीं। चेन जियांग ने दूर से उस गली को देखा। वह स्पष्ट रूप से बड़े घरों और किंग सिटी को देख पा रहा था जो उससे बहुत दूर नहीं था। एक बार याओ परिवार के सदस्यों ने किंग सिटी में कदम रखा तो चेन जियांग को अपना बदला लेने का मौका नहीं मिलेगा।
उस गाड़ी में 2 कोचमैन और 2 घुड़सवार अंगरक्षक थे। उनमें से सबसे ताकतवर याओ परिवार का बुजुर्ग था और उसके बाद याओ त्यानहुआ था। हालांकि दोनों को चेन जियांग ने घायल कर दिया था और 2 कोचमैन और अंगरक्षकों में से सबसे ताकतवर नश्वर मार्शल क्षेत्र के केवल 5वें स्तर पर था। जब वे वुहू शहर आए थे तो उनके साथ बहुत से लोग थे, लेकिन अब केवल एक गाड़ी बची है, चेन जियांग ने मोर्चे की ओर उड़ते हुए कहा। उन्हें कारवां में हथियारों को छिपाना चाहिए था। उन्होंने पहले कुछ लोगों को दूत के रूप में याओ परिवार के पास वापस भेज दिया होगा और उनमें से कुछ को स्पिरिट डैन हॉल की रखवाली करने के लिए वुहू शहर में रहना चाहिए था। इस तरह केवल ये लोग ही बचे हैं, चेन जियांग ने अनुमान लगाया। वह जंगल के पास स्थित एवेन्यू के किनारे रुक गया। थोड़ी देर आराम करने के बाद उसने काला लबादा और हुड पहन लिया। आखिरकार वह याओ परिवार के महत्वपूर्ण सदस्यों को मारने जा रहा था। अगर उन्हें हत्यारे की पहचान पता चल गई तो याओ और चेन परिवारों के बीच युद्ध छिड़ जाएगा। हालांकि रात अंधेरी थी, फिर भी चांदनी की हल्की चांदनी धरती पर चमक रही थी। इस हल्की पीली आभा ने लोगों को घोर अंधेरे में डूबने से बचाया। चेन जियांग, जो सड़क के किनारे एक पेड़ पर छिपा हुआ था, अपनी सांस रोककर गाड़ी के आने का इंतजार कर रहा था। गाड़ी की आवाज के साथ रात में कीड़ों की चहचहाट भी सुनाई दे रही थी। चेन जियांग का दिल पानी की तरह शांत और स्थिर था, लेकिन इसके विपरीत उसकी आंखें हत्या के इरादे से चमक रही थीं, पेड़ के नीचे की गली को घूर रही थीं। वहां गया था। जैसे ही गाड़ी गुजर रही थी, चेन जियांग का शरीर धनुष से छूटे हुए मूक तीर की तरह उछला। उसी समय उसने अपने हाथ में एक सुनहरा लंबा कोड़ा निकाला। लंबे कोड़े से वध क्यूई निकल रही थी, जिसके साथ एक हिंसक आभा भी थी। चाबुक को सच्ची क्यूई धातु से बनाया गया था। ये धातु विशेषता सफ़ेद बाघ से मेल खाती है। सफ़ेद बाघ दिव्य व्यायाम, वध और निर्दयता का प्रतीक है। इसकी प्रगति को आगे बढ़ाने के लिए व्यक्ति को अंतहीन हत्या में लिप्त होना चाहिए और वध करने के तरीके को समझना चाहिए। चेन जियांग ने गाड़ी की ओर छलांग लगाए। उसने बेरहमी से चाबुक को नीचे की ओर घुमाया, गाड़ी के ठीक बीच में वार किया। दोधारी लंबे चाकू जैसे हथियार से नीचे की ओर वार करते हुए शानदार गाड़ी चटकने की आवाज के साथ 2 टुकड़ों में विभाजित हो गई। 2 लोग एक साथ बाहर कूद पड़े। उनमें से एक याओ परिवार का बुजुर्ग था और दूसरा याओ त्यानहुआ था। तुम किस डाकू गिरोह से संबंधित हो? हम याओ परिवार के हैं। याओ परिवार के बुजुर्ग ने अपनी बात पूरी भी नहीं की थी कि चेन जियांग ने बिजली की तरह अपना चाबुक 4 बार और घुमाया, जिससे दोनों कोचवान और 2 अंगरक्षकों को चोट लगी, जबकि वे अपनी तलवारें खींचकर घोड़ों से कूदने ही वाले थे। लंबे सुनहरे चाबुक में, जिसमें बहादुर धातु युक्त ट्रू क्यूई और स्लॉटर क्यूई शामिल थे, ने एक साथ उनके ऊपरी शरीर पर प्रहार किया। टोफू पर प्रहार करने के समान चारों लोग मांस और रक्त के अलग अलग टुकड़े बन गए। इस प्रकार की क्रूर ट्रू क्यूई ने न केवल याओ परिवार के बुजुर्ग और याओ त्यानहुआ को आतंकित कर दिया था, बल्कि चेन जियांग भी ठंडी हवा की सांस लेने से खुद को रोक नहीं पाया था। आप चेन जियांग हैं। जब याओ परिवार के बुजुर्ग ने चेन जियांग को देखा तो वह अचानक चिल्लाया। हालांकि चेन जियांग का कोड़ा पहले ही बेरहमी से उसके शरीर पर वार कर चुका था। याओ परिवार के बुजुर्ग 7वें स्तर के नश्वर मार्शल क्षेत्र के मार्शल कलाकार होने के योग्य थे। हालांकि वह गंभीर रूप से घायल थे, फिर भी वह अपने शरीर में ट्रू क्यूई इकट्ठा करने और व्हाइट टाइगर स्लॉटरिंग ट्रू क्यूई से लदे कोड़े को पकड़ने में सक्षम थे। अल्पविराम। तुम सच में चेन जियांग हो? याओ परिवार के बुजुर्ग ने ऊंची आवाज में कहा। उसकी आंखों में भाव उसके डर को छिपा नहीं सका। उसने कभी नहीं सोचा था कि चेन जियांग वास्तव में इतनी बेरहमी से आकर उन्हें मारने की कोशिश करेगा। चेन जियांग चुप रहा। उसके बाएं हाथ में आग की आभा चमक रही थी, जबकि एक और आग का कोड़ा भी जम गया था, और फिर उसने अपना मुंह खोला और लकड़ी की विशेषता ट्रू क्यूई का उपयोग करते हुए दहाड़ लगाए। एजियो ड्रैगन दहाड़ ने याओ परिवार के बुजुर्ग पर कहर बरपाया। इस समय चेन जियांग के वर्मिलियन बर्ड ट्रू क्यूई चाबुक ने याओ परिवार के बुजुर्ग की गर्दन के ऊपर सटीक वार किया, जिससे उनका सिर टुकड़ों में टूट गया। पास में याओ त्यानहुआ पहले से ही चेन जियांग से भयभीत था। न केवल वह सबसे शुद्ध कीमिया की लौ फेंक सकता था, बल्कि वह ट्रू क्यूई का वध करने के लिए धातु की विशेषता का उपयोग भी कर सकता था, और साथ ही वह लकड़ी की विशेषता ट्रू क्यूई को भी छोड़ सकता था। यह एक ही समय में 3 प्रकार की विशेषताओं को प्रदर्शित कर रहा था। याओ त्यानहुआ के ज्ञान के अनुसार इस तरह की उपलब्धि के बारे में पहले कभी नहीं सुना गया था। त्यानहुआ की ओर बढ़ा। उसकी आंखों में हत्या करने की इच्छा चमक रही थी। उसने अपने हाथ में सुनहरा लंबा चाबुक घुमाया और यह याओ त्यानहुआ की गर्दन की ओर मुड़ा, और उसी क्षण याओ त्यानहुआ ने एक घबराई हुई चीख निकाली और उसकी आंखें भय से भर गईं। जैसे ही लंबे चाबुक ने उसकी गर्दन पर वार किया, उसका सिर तुरंत नीचे गिर गया। याओ त्यानहुआ का चेहरा जम गया था और वह डर गया था। वह विश्वास और आक्रोश से भरा हुआ मर गया था। उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि याओ परिवार के प्रतिभाशाली व्यक्ति के रूप में उसकी मृत्यु वास्तव में इस तरह से होगी। चेन जियांग ने मुंह में हवा भरी और धीरे से कहा, मूल रूप से जिस समय आपने मुझे अपनी तलवार से मारने की कोशिश की थी, मैं पहले से ही आपको मारना चाहता था। उन दोनों को मारने के बाद चेन जियांग ने उनके स्टोरेज पाउच निकाले।
उनमें कुछ स्पिरिट सिक्के और जड़ी बूटियां थीं, फिर भी इसे एक अच्छी खासी आय माना जा सकता है। कोई निशान न छोड़ने के लिए चेन जियांग ने बड़ी मुश्किल से घटनास्थल को साफ किया। अगर कोई उस जगह पर पहुंचता जहां गाड़ी खड़ी थी, तो कोई भी यह नहीं देख पाता कि यहां एक तरफा नरसंहार हुआ था। चेन जियांग ऊंचे और समृद्ध शहर की ओर चला गया। किंग सिटी बहुत बड़ी थी और मोटी दीवारों से घिरी हुई थी। चेन जियांग ने शहर के बाहर अंतहीन दीवार और खाई को देखा। बहुत से लोग विशाल शहर के गेट से अंदर बाहर जा रहे थे और बहुत से सैनिक शहर की दीवार पर और गेट के बगल में खड़े थे। जीवंत सड़कें चिकनी ईंटों से ढकी हुई थीं और पैदल चलने वालों से भरी हुई थीं। ऐसा दृश्य गेट के माध्यम से स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा था। चेन जियांग आखिरकार किंग सिटी के अंदर पहुंच गया। उसने उत्सुकता से चारों ओर देखा। पहले उसने सोचा था कि वह सिटी काफी बड़ा और जीवंत है, लेकिन अब उसने पाया कि वह एक कुएं में ढक था। वह नहीं जानता था कि किंग सिटी कितनी विशाल है, लेकिन वह जानता था कि यह वह सिटी से कई गुना बड़ा है। शहर में प्रवेश करने के बाद चेन जियांग ने देखा कि बहुत से लोग एक बहुत लंबी दीवार के सामने इकट्ठा हो रहे थे। उसने जाकर देखा कि उस दीवार पर बहुत सारी जानकारी लगी हुई थी। वे या तो कुछ दिशाएं बता रहे थे या किसी तरह की दूसरी जानकारी। इन सब के अलावा वहां पूरे शहर का एक नक्शा भी था जिसमें कुछ सराय, प्रसिद्ध दुकानें, शाही महल और वैवाहिक परिवार के पते दर्शाए गए थे। नक्शा अपने आप में बहुत विस्तृत था। चेन जियांग को जल्द ही पता चल गया कि याओ परिवार नक्शे पर कहाँ था। यह शाही महल से बहुत दूर नहीं था। उसने ये भी देखा कि जू परिवार नक्शे पर कहाँ था। वर्तमान में जू परिवार अभी भी किंग सिटी में जाने की प्रक्रिया में था। एक और बात जिसने चेन जियांग का ध्यान खींचा वह थी वस्तुओं की खरीद फरोख्त, गुमशुदा व्यक्तियों या वस्तुओं की तलाश और विभिन्न नौकरियों के लिए भर्ती प्रस्तावों के बारे में जानकारी। यह उन लोगों की मदद करने के लिए था जो किंग सिटी में नए थे। चेन जियांग ने ढेर सारी जानकारियां जुटाईं और उसे यह जानकर आश्चर्य हुआ कि उसके दादाजी ने एक भर्ती पोस्ट लगाया था। कीमियागर की भर्ती स्थान है। चेन लुजहोंग द्वारा पोस्ट किया गया। चेन जियांग को पोस्ट किया गया स्थान याद आ गया और फिर उसने उसे ढूंढने के लिए मानचित्र देखा। दादाजी बहुत तेजी से आगे बढ़ते हैं। वह अभी किंग सिटी पहुंचे हैं और उन्हें पहले से ही एक अच्छी दुकान मिल गई है। चेन जियांग नक्शे से देख सकता था कि दुकान का स्थान काफी अच्छा था। यह एक चौराहे के कोने पर स्थित था और इसके अलावा यह एक 3 मंजिला इमारत थी। मार्ग याद करने के बाद चेन जियांग तुरंत वहां से चला गया। वह शीघ्र ही अपने गंतव्य पर पहुंच गया, लेकिन दुकान बंद थी और उसके दरवाजे बुरी तरह क्षतिग्रस्त थे। उन पर कई कट और अन्य निशान बने हुए थे। चेन जियांग ने भौहें सिकुड़ी और दरवाजा खटखटाया। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। कौन? अंदर से बहुत गुस्से वाली आवाज आई। दादाजी, यह मैं हूँ, चेन जियांग ने धीमी आवाज में उत्तर दिया। इस बिंदु पर वह पहले से ही मामले के सार का अनुमान लगा चुका था। जैसे ही दरवाजा खुला चेन जियांग ने चेन लुजोंग का बूढ़ा चेहरा गुस्से से भरा देखा। इस समय चेन जियांग ने स्पष्ट रूप से देखा कि दुकान के अंदर वास्तव में एक गड़बड़ थी। टूटी हुई कुर्सियां और दीवारों पर ब्लेड के निशान बिखरे हुए थे। ये सब देखने के बाद चेन जियांग ने अचानक अपनी मुट्ठियां भींच लीं, जिससे भंगुर आवाजें निकल रही थीं। उसकी आंखें गुस्से से भरी हुई थीं। ये किसने किया? चेन जियांग ने उदास होकर पूछा। उसने अपने दिल में कसम खाई कि वह उस व्यक्ति को उसके किए की 10 गुना कीमत चुकाने को मजबूर करेगा। अंदर आओ, फिर हम बात करेंगे, चेन लुजोंग ने कहा। चेन जियांग के अंदर जाने के बाद वे तीसरी मंजिल पर गए। ऊपर जाते समय वह देख सकता था कि कितना नुकसान हुआ है। दीवारें, फर्श और छत सभी बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए थे। कुर्सियों और मेजों का तो जिक्र ही नहीं किया जा सकता। चेन जियांग जितना अधिक देखता था उतना ही अधिक क्रोधित होता जाता था, लेकिन उसके चेहरे का भाव अभी भी शांत था। इससे चेन लुजोंग थोड़ा आश्चर्यचकित हुआ। तीसरी मंजिल पर चेन जियांग और चेन लुजोंग फर्श पर बैठे थे। पिछवाड़ा अभी भी ठीक है। मैंने दुकान पर 2 सहायकों को बुलाया था, लेकिन वे घायल हो गए हैं। मैं बस उन्हें कुछ दान और स्पिरिट सिक्के देने गया था। चेन लुजोंग ने आह भरी। ये दुकान मैंने बहुत पहले खरीदी थी। हालांकि जब मैं आज सुबह बाहर गया तो कुछ लोग अंदर घुस आए। फिर यह ऐसा हो गया। ये किसने किया? मैं तुरंत उन्हें इसका दंड दूंगा। चेन जियांग हत्या के इरादे से भरा हुआ था। उसने पहले ही याओ परिवार के बुजुर्ग और प्रतिभाशाली व्यक्ति को मार डाला था। वह किसे मारने की हिम्मत नहीं करेगा। मैं भी जाकर उस आदमी को सबक सिखाना चाहता हूं, लेकिन वे कीमिया बल के दुकानदारों में से एक हैं। अगर हम उन्हें नाराज करेंगे तो बाद में हमारे लिए दान बेचना मुश्किल हो जाएगा। चेन जियांग ने ठंडी आवाज में कहा, दादाजी, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। हमारा चेन परिवार अभी किंग सिटी में आया है। अगर हमारे गेट के सामने ही हमें धमकाया गया और फिर भी हम उनकी बात मान गए, तो भविष्य में हमारा चेन परिवार यहाँ कैसे बस पाएगा? मैं भी यह समझता हूँ। हालांकि दुकानदार के पीछे की कीमियागर ताकतें इस दुकान को हासिल करना चाहती हैं, लेकिन मैंने मना कर दिया। मेरे द्वारा भर्ती नोटिस पोस्ट करने के ठीक बाद उसने अपनी चाल चल दी। वह मुझे इन कठिनाइयों का सामना करने के लिए पीछे हटने पर मजबूर करना चाहता है।
चेन जियांग ने अपने होठों को सिकुड़ते हुए कहा, दादाजी, आप एक कीमियागर हैं और आश्चर्य की बात है कि आप एक साधारण दुकानदार द्वारा प्रताड़ित किए जा रहे हैं। चेन लुजोंग ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं समग्र स्थिति पर विचार कर रहा हूँ। हमारे चेन परिवार ने पहले ही याओ परिवार को नाराज कर दिया है। किंग सिटी में याओ परिवार के अलावा एक और कीमिया शक्ति थी और वह थी डेनिक्सियांग हर्बल मैनर। किंग सिटी और कई अन्य शहरों में उनके कई शाखा स्टोर थे। इसके अलावा उन्होंने हमेशा कम प्रोफाइल रखी थी, लेकिन अब उन्होंने वास्तव में ऐसा कदम उठाया था। TLN डेनिक्सियांग डांसियांग इक्वल्स गोली की सुगंध या सुगंध। क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट डेनिक्सियांग हर्बल मैनर। मैं जाकर उस दुकानदार को ढूंढ लूंगा। किंग सिटी के अंदर 5 डेनिक्सियांग हर्बल मैनर में से किस में उसकी दुकान है? चेन जियांग अपने नितंबों से धूल झाड़ते हुए खड़ा हो गया। उसके चेहरे के भाव से कोई भी स्पष्ट रूप से अनुमान लगा सकता था कि वह हार मानने वाला नहीं था। चेन लुजोंग जानता था कि आज इस स्थिति से निपटने का कोई और तरीका नहीं है। वह अपने भतीजे की ताकत और अहंकार से भी वाकिफ था। दक्षिण की ओर, याद रखना, किसी की हत्या नहीं करनी है। किंग सिटी में किसी की हत्या करना अच्छा फल नहीं है। मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। TLN इसका परिणाम अच्छा नहीं है। चेन जियांग ने अपना सिर हिलाया, फिर चेन लुजोंग के साथ दुकान से बाहर चला गया। दादाजी, आपका वर्तमान स्तर क्या है? लुजोंग के साथ रहते हुए चेन जियांग केवल अग्नि क्यूई को ही महसूस कर सकता था और चेन लुजोंग से सच्ची क्यूई के जोरदार स्तर को महसूस करने में असमर्थ था। हे, मैं शाकाहारी नहीं हूँ, लेकिन मेरी ताकत की तुलना अभी भी आपके दादाजी से नहीं की जा सकती। चेन लुजोंग ने केवल चेन जियांग को एक स्पष्ट जवाब दिया। छोटे आदमी, किंग सिटी में ऐसे लोग हैं जिन्हें छिपे हुए बाघों और छुपे हुए ड्रैगन तारांकन के रूप में वर्णित किया जा सकता है, इसलिए मैं मनमाने ढंग से कार्य करने की हिम्मत नहीं करता। TLN इक्वल्स छिपे हुए विशेषज्ञ। चेन जियांग ने सिर हिलाया और कहा, मैं समझता हूँ, दादाजी ने जो कहा है उसे सुनकर आपको बहुत ही दुर्जय होना चाहिए। अप्रत्याशित रूप से आप अभी भी हार मानने को तैयार हैं। चेन लुजोंग ने मुस्कुराते हुए कहा, बाद में आपको पता चलेगा कि कभी कभी एक मुरझाया हुआ फल खाना और भी मुश्किल होता है। अभी तक किसी को भी इस बेचारे बूढ़े की सही ताकत का पता नहीं है। अगर कोई मुझे उकसाता है तो मैं उसे खा लूंगा। हे, चेन लुजोंग की हंसी बेहद भयावह थी, यहाँ तक कि चेन जियांग भी कांपने से खुद को नहीं रोक सका। अगर आप अपनी ताकत छिपाते हैं तो आप अपने दुश्मन को बहुत बुरा आश्चर्य दे सकते हैं। ये वास्तव में एक बहुत ही भयावह चाल थी। जल्द ही चेन जियांग और चेन लुजोंग ऊंची दीवारों से घिरे एक मनो के अंदर पहुंच गए। ये दक्षिणी डेनिक्सियांग हर्बल मनो था। वे एक बड़ी 2 मंजिला इमारत में घुस गए। अंदर वे एक ऐसी जगह पर पहुंचे जहां मुख्य रूप से डैन बेचे जाते थे। लुजोंग ने शिकायती लहजे में कहा, बेटे, बातों को ज्यादा आगे मत ले जाओ। चेन जियांग ने अपना सिर हिलाया और फिर चिल्लाया, दुकानदार, जल्दी से बाहर निकलो। चेन जियांग ने अपनी आवाज में जोरदार ट्रू क्यूई डाली और उसे दहाड़ में बदल दिया। दहाड़ से पूरी इमारत हिल गई। अंदर मौजूद सभी लोग चौंक गए। उन्हें आश्चर्य हुआ कि कोई यहाँ परेशानी खड़ी करने आया था, और वह भी सिर्फ एक किशोर। डेनिक्सियांग हर्बल मैनर का व्यवसाय आमतौर पर अच्छा था, लेकिन चेन जियांग की दहाड़ के कारण हर कोई तुरंत बाहर चला गया और स्थिति पर नजर रखने लगा। डेनिक्सियांग हर्बल मैनर के सभी कर्मियों को परेशान कर दिया। एक टन अंगरक्षक तुरंत घटनास्थल पर पहुंचे और चेन जियांग को घेर लिया। ये अंगरक्षक केवल नश्वर मार्शल क्षेत्र के 4थे या 5वें स्तर पर थे। चेन जियांग उनके शरीर से निकलने वाली हल्की सच्ची क्यूई से उनकी ताकत का अंदाजा लगा सकता था। चेन जियांग जैसे बहुत कम लोग थे जो अपेक्षाकृत कम उम्र में ही नश्वर मार्शल क्षेत्र की ताकत के 6ठे स्तर पर थे। इसलिए इन अंगरक्षकों की तुलना में चेन जियांग अपेक्षाकृत मजबूत था। लुजोंग का कोई निशान नहीं था। अभी कुछ देर पहले ही चेन लुजोंग भीड़ में घुल मिल गया था और बाहर आ चुका था। ऐसा लग रहा था कि चेन लुजोंग इस मामले में कोई भी दिखावा नहीं करना चाहता था। क्या तुम्हें पता भी है कि यह जगह क्या है? तुम यहाँ भागकर मुसीबत खड़ी करने की हिम्मत कैसे कर रहे हो? आखिर में एक 30 साल का खूबसूरत आदमी सामने आया। उसने सफ़ेद आलीशान कपड़े पहने हुए थे और कमर पर एक खूबसूरत जेड बेल्ट लटका रखी थी। एक नज़र में ही हर कोई उसके कुलीन होने का अंदाज़ा लगा सकता था। हालांकि चेन जियांग की शक्ल सूरत बहुत साधारण थी, लेकिन वह एक किशोर की तरह लग रहा था जो अभी अभी अपनी माँ की गोद से निकला हो। लेकिन सिर्फ उसकी दहाड़ से ही अंगरक्षकों को यह स्पष्ट हो गया कि चेन जियांग कितना शक्तिशाली था, इसलिए उन्होंने उसके खिलाफ जाने की हिम्मत नहीं की। आप यहाँ के दुकानदार हैं। उसकी बातें सुनकर सभी अंगरक्षक और बाहर से देख रहे लोग जोर से हंसने लगे। आप दुकानदार को जानते भी नहीं और फिर भी यहाँ उत्पात मचाने आए, एक अंगरक्षक ने हंसते हुए कहा। आपने दुकानदार हुआ के बारे में नहीं सुना है ना? आपको शहर के तीसरे युवा मास्टर के बारे में सुनना चाहिए था। हमारा दुकानदार हुआ गवर्नर हुआ का तीसरा बच्चा है। आप दुकानदार हुआ को भड़काने की कोशिश करके बस मौत की तलाश कर रहे हैं, दूसरे अंगरक्षक ने कहा और उसने व्यंग्य किया। TLN यहाँ का गवर्नर सिटी लॉर्ड है चेंगजू।
हुआफू पहने हुए आदमी ने जब लोगों को अपना नाम लेते सुना तो उसके चेहरे पर गर्व की झलक दिखी। उसने सिर हिलाया और कहा, मैं इस जगह का दुकानदार हूँ। हुआशिन, आप यहाँ क्यों आए हैं? TLN, हुआफू एक चीनी कुलीन पोशाक है। पूह, TLN, तिरस्कारपूर्वक थूकना। चेन जियांग ने हंसते हुए कहा, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर तुम में वाकई कोई हुनर होता तो तुम अपने पिता की व्यवस्था से दुकानदार बनने के लिए भी यहाँ नहीं आते। जब तुम दुकानदार बनने के लिए यहाँ आए थे तो तुम्हारे पिता की नज़र में तुम पहले से ही बेकार समझे गए थे। इस टिप्पणी ने सभी को चौंका दिया। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि चेन जियांग ऐसा कुछ कहने की हिम्मत करेगा। हुआशिन का चेहरा बेहद बदसूरत हो गया। चेन जियांग का बयान सच्चाई से बहुत दूर नहीं था। एक क्षेत्र को प्रभावित करने में सक्षम प्रमुख हस्तियों में से एक के बेटे के रूप में इस जगह पर आना और व्यवसाय की देखभाल करना वास्तव में गर्व करने लायक नहीं था, केवल स्थिति कुछ हद तक महान थी। मैं आपसे फिर पूछूंगा, क्या हमारी दुकान आपके और आपके लोगों द्वारा तोड़ दी गई थी? चेन जियांग का रंग अतुलनीय रूप से ठंडा हो गया। तो क्या हुआ? गुस्से से भरे चेहरे वाले एक अंगरक्षक ने कहा, ठीक है, दुकानदार हुआ हमें वहां ले गया। हुआशिन के चेहरे की मांसपेशियां फड़कने लगीं। पता चला कि तुम बदला लेने के लिए यहाँ आए हो। दरअसल मैं ही था जो लोगों को उस स्टोर पर लाया था। हुआशिन के पीछे खड़ी सुरक्षाकर्मियों की भीड़ ने चिल्लाना शुरू कर दिया कि किस तरह उन्होंने दुकान को नुकसान पहुंचाया। चेन जियांग ने ठंडे स्वर में कहा, तुम सिर्फ कुत्तों का एक झुंड हो। अगर चाहो तो तुम्हारा मालिक तुम्हें गुलामों के रूप में बेचने में भी संकोच नहीं करेगा। तुम इतने खुश क्यों हो? एक अच्छा मालिक पाकर खुश हो। सनकर, तुम मौत चाहते हो? एक अंगरक्षक गुस्से में शाप दिया और पहले से ही उसकी ओर दौड़ना शुरू कर दिया। इस बीच चेन जियांग के हाथ में गर्म लपटें अचानक धमकी देने लगीं। अपा ध्वनि गूंजी और उसके तुरंत बाद दर्दनाक चीखें सुनाई दीं। चेन जियांग ने अपनी सच्ची क्यूई के साथ एक लंबा कोड़ा बनाया और अंगरक्षक के चेहरे पर मारा, जिससे अंगरक्षक उड़ गया। अंगरक्षक के चेहरे पर एक जला हुआ काला निशान रह गया। ये देखकर अंगरक्षकों का समूह, हालांकि वे चौंक गए थे, फिर भी उस पर टूट पड़े। आखिर वे बहुत से थे जबकि प्रतिद्वंद्वी केवल एक था। चेन जियांग ने ठंडी आवाज में कहा, चूंकि आपने पहले ही ऐसा करने की बात स्वीकार कर ली है, इसलिए मैंने आपको माफ न करने का फैसला किया है। अचानक चेन जियांग के शरीर से एक तीखी गर्म क्यूई फूट पड़ी, इससे पहले कि वह अपने हाथ में आग का कोड़ा लहराने लगे। वह इतनी तेज गति से लगातार कोड़े मारता रहा कि दूसरों की आंखें भी उसे देख नहीं पाती थीं। इससे कई तस्वीरें भी बनती थीं। सभी के लिए ये चेन जियांग के कई कोड़ों को थामे और उन पर कोड़े बरसाने जैसा था। अनगिनत सैलामेंडर की तरह अनगिनत अग्निचाबुक अंगरक्षकों के समूह पर भारी पड़ रहे थे। हुआशिन और उसके साथी बच भी नहीं पाए। पलक झपकते ही उन्हें अग्निचाबुक से अनगिनत बार मारा गया। अग्निचाबुक उन पर पागलपन की हद तक लगातार वार करता रहा, उनके शरीर के लगभग हर हिस्से पर वार करता रहा। इससे उन पर कई जले हुए काले निशान पड़ गए थे जो उन्हें अस्थिपंजर तक जला रहे थे, जिससे वे बीच बीच में होने वाले दर्द के कारण चिल्ला रहे थे। कुछ ही क्षणों में प्रत्येक व्यक्ति पर कम से कम 3 कोड़े के निशान पड़ गए। शरीर के बाहर सच्ची क्यूई को मुक्त करना, जिससे एक रूप का निर्माण हुआ। कोई भी स्पष्ट रूप से देख सकता था कि वह नश्वर मार्शल क्षेत्र के 6ठे स्तर पर था। चेन जियांग की सच्ची क्यूई बहुत जोरदार थी, एक अदृश्य शक्तिशाली दबाव के साथ एक झुलसाने वाली गर्म सांस की तरह। चेन जियांग की लपटें वर्मिलियन बर्ड दिव्य व्यायाम द्वारा विकसित की गई थीं। वर्मिलियन बर्ड एक पूजनीय जानवर था और ऐसे अदृश्य सर्वशक्तिमान दबाव के सामने कोई भी सामान्य व्यक्ति डर से कांप उठेगा। हुआशिन को खुद पता था कि उसने एक लोहे की दीवार पर लात मारी थी और अप्रत्याशित रूप से नश्वर मार्शल क्षेत्र के 6ठे स्तर के मार्शल कलाकार को परेशान कर दिया था, लेकिन उसे याद आया कि इससे पहले दुकान में केवल एक अज्ञात मूल का एक गरीब बूढ़ा आदमी था। डेनिक्सियांग हर्बल मैनर आपको इससे दूर नहीं जाने देगा। हमारे मनो भगवान बहुत शक्तिशाली हैं, हुआशिन ने अपने दांत पीसते हुए कहा, लेकिन जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, एक आग का कोड़ा बेरहमी से उसके मुंह पर वार किया। इस बिंदु पर हुआशिन को यह स्वीकार करना पड़ा कि उसके सामने का मार्शल कलाकार वास्तव में बहुत शक्तिशाली था। बस कुछ ही समय और थोड़े प्रयास में उसने उन्हें इस हद तक मारा कि वे अब खुद का बचाव नहीं कर सकते थे। इसके अलावा उनके शरीर में अग्नि क्यूई के अवशेष अभी भी बचे हुए थे। अगर वे उन्हें जल्दी से बाहर निकालने में विफल रहे तो इसका उनके भविष्य की साधना पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा। अपने जागीर के मालिक से कहो, अगर वह बदला लेना चाहता है तो जो कुछ भी हुआ है उसके बावजूद वह आकर मुझे दुकान में ढूंढ सकता है। चेन जियांग ने ये शब्द कहे और चला गया। हालांकि कुछ अंगरक्षक अभी भी बाहर सुरक्षित थे, लेकिन किसी ने उसे रोकने की हिम्मत नहीं की। चेन जियांग को जाते हुए देखने के बाद बाहर मौजूद सभी लोग थोड़े उत्साहित हो गए। उन्होंने जो कुछ देखा था उसके बारे में अफवाहें फैलाना शुरू कर दिया। स्टोर के पिछवाड़े में चेन लुजोंग ने हंसते हुए कहा, बदमाश, तुमने न केवल डेनिक्सियांग हर्बल मैनर को बल्कि किंग सिटी के गवर्नर को भी नाराज किया है। अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं पहले ही निकल चुका होता। चेन जियांग ने तिरस्कार भरी नज़र से कहा, दादाजी, क्या आपको पहले से पता था कि दुकानदार किंग सिटी के गवर्नर का बेटा था?
आप पलक झपकते ही गायब हो गए। चेन लुजोंग ने मुस्कुराते हुए कहा, मेरी बूढ़ी हड्डियां तुम नौजवानों जैसी नहीं हैं, मैं पागलपन से काम नहीं ले सकता, इसलिए निम्नलिखित मामले को तुम्हें ही सुलझाना है। मैं सिर्फ कुछ मौजमस्ती के मामलों के लिए जिम्मेदार हूँ, बस इतना ही। चेन जियांग कई दिनों से भाग रहा था, इस बार वह बहुत थक गया था, इसलिए वह अच्छी तरह से आराम करना चाहता था। जल्द ही उसे डेनिक्सियांग हर्बल मैनर के स्वामी और किंग सिटी गवर्नर का सामना करना पड़ेगा। चेन जियांग ने उनसे निपटने के लिए पहले से ही कुछ योजनाएं बना रखी थीं, इसीलिए उसने गवर्नर के बेटे पर हमला करने की हिम्मत की। आखिरकार इस दुनिया में धन की शक्ति बेहद शक्तिशाली थी, बेशक धन की शक्ति की तुलना में असली ताकत अभी भी बहुत मजबूत थी। चेन जियांग की डेनजियांग हर्बल मैनर एक संप्रदाय का एक शाखा प्रभाग होने की बहुत संभावना है। सू मेयाओ रिंग के अंदर से प्रकट हुई और चेन जियांग से बात की। चेन जियांग इस समय बाथटब में भीग रहा था। सू मियाओ की अचानक उपस्थिति ने उसे चौंका दिया। इससे पहले कि वह बोलता, बहन मियाओ, आपने पहले ऐसा क्यों नहीं कहा? सू मेयाओ ने चेन जियांग की उजागर मजबूत मांसपेशियों को देखते हुए आकर्षक ढंग से मुस्कुराया। निश्चिंत रहें, दांजियांग ताओयुआन एक मैत्रीपूर्ण संप्रदाय है। इसके अलावा वे सही और गलत के बीच स्पष्ट अंतर करते हैं। मुझे विश्वास है कि मनोभगवान आपको परेशानी में नहीं पाएंगे। चेन जियांग ने एक ढीली मगर गहरी सांस छोड़ी और मुस्कुराते हुए कहा, बहन मेयाओ, पानी अभी भी काफ़ी गर्म है, मेरे साथ स्नान करने आओ। मैं बड़ी बहन को तुम्हारे साथ जाने दूंगा। हालांकि वह बर्फीली है, लेकिन उसे गर्म पानी से नहाना बहुत पसंद है, सू मियाओ ने हंसते हुए कहा। चेन जियांग ने 2 बार खांसते हुए पूछा, क्या दांजियांग ताओयुआन संप्रदाय का नाम है? चेन जियांग उन बड़े संप्रदायों में प्रवेश करने के लिए बहुत उत्सुक था। सू मेयाओ बड़े टब के पास आए और बोली, 8 प्रमुख संप्रदायों में से गोलियों के संबंध में डेनजियांग ताओयुआन की विशेषज्ञता अन्य संप्रदायों को भी ईर्ष्यालु बनाती है। तो क्या मेरे लिए डेनिक्सियांग ताओयुआन में प्रवेश करना बहुत अच्छा नहीं होगा? आखिरकार यह एक कीमिया से संबंधित संप्रदाय है। सू मेयाओ ने अपना सिर हिलाया, मैं आपको ऐसा करने की सलाह नहीं देती। जहां तक कीमिया का सवाल है, मैं आपको सिखा सकती हूँ। आपको चरम मार्शल संप्रदाय में प्रवेश करना चाहिए। जब संप्रदाय की ताकत की बात आती है तो ये सभी 8 प्रमुख संप्रदायों में सबसे ऊपर है। इसकी स्थापना काफ़ी सालों पहले हुई थी और चरम मार्शल संप्रदाय के पहले डीन एक महान व्यक्ति हैं। उन मार्शल आर्ट संप्रदायों में प्रवेश करने में सक्षम होने के लिए चेन जियांग ने और भी अधिक परिश्रम से साधना की, क्योंकि उसे वास्तव में अपनी यात्रा शुरू करने से पहले नश्वर मार्शल क्षेत्र के 9वें स्तर तक पहुंचना था। TLN डेनजियांग ताओयुआन दानसियांग ताओयुआ इक्वल्स पिल फ्रेग्रेंस पैराडाइज। एक्सट्रीम मार्शल संप्रदाय ताइवू में इक्वल्स ताइवू मेन।